यह आदमी सबसे बदकिस्मत कैरेक्टर में रेनकार्नेट हुआ, क्योंकि वह एम्पायर के 7वें प्रिंस रणबीरन के रूप में जन्मा। बाकी शाही बच्चों के विपरीत रान के बाल गहरे काले हैं, जबकि उसके भाई बहनों के सुंदर सुनहरे बाल हैं, और वह मानिस के बिना पैदा हुआ, जो इंपीरियल फैमिली की विशेष शक्ति है। इसी वजह से हर कोई उसके साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह एक बेकार प्रिंस हो जिसकी जगह कूड़े में है। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी समस्या भी नहीं है। रैन नॉवल डार्क हेडर का एक छोटा विलन है, और मेन स्टोरी शुरू होने के थोड़े समय बाद ही उसकी बेहद भयानक मौत तय है। वह इसी बारे में सोच रहा होता है कि सीएन आ जाता है, वही आदमी जो उसकी मुश्किलें और बढ़ाने वाला है। वह उसके सामने एक बजट प्रपोजल रखता है और कहता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए उस पर साइन कर दे। रैन जानता है कि यह उसे बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक नकली डॉक्यूमेंट है। इसका असली मकसद 7वें प्रिंस के बजट के हिस्से का गबन करना है। ये आदमी ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वह एम्प्रेस का रिश्तेदार है, एक ऐसी असाधारण महिला जिसका पूरे संसार पर जबरदस्त प्रभाव है। शॉन तो खुलेआम उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद वह साइन करना भी भूल गया है। वह यह भी कहता है कि ज्यादा मत सोचो और यहीं तुरंत साइन कर दो। उसकी ये बातें रैन को झकझोर देती हैं, क्योंकि कहानी में आने से पहले भी उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद थी। उसके एक तथाकथित हाई स्कूल फ्रेंड ने उसे बिना ठीक से पढ़े एक संदिग्ध इन्वेस्टमेंट डील पर साइन करने के लिए मना लिया था। 2 साल बाद वह दोस्त गायब हो गया और उसे कर्ज में डुबोकर छोड़ गया, जहां उसके पास खाना खरीदने तक के पैसे मुश्किल से बचते थे। फिर जब वह अपने गंदे अपार्टमेंट में बैठकर डार्क हेडर पढ़ रहा था, तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। उसका दिल जवाब दे गया और वह बिल्कुल अकेला मर गया। अब उसने तय कर लिया कि वह दोबारा वैसी जिंदगी नहीं जिएगा। वह सीएन को चुनौती देते हुए कहता है कि यह डॉक्यूमेंट साफ तौर पर बजट की बर्बादी है। सीएन हैरान हो जाता है कि रन सच में ऐसा सोचता है। वह रैन की समझ की तारीफ करता है, लेकिन पहले साइन करने को कहता है और वादा करता है कि बाद में डॉक्यूमेंट की रिव्यू करेगा। सीएन अभी अपनी बात ही कर रहा होता है कि रैन उसके ऊपर एक जग फेंक देता है। जग उसे लगने के बाद जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर जाता है। सीएन घबराकर पूछता है कि उसे अचानक क्या हो गया, लेकिन रान अनजान बनते हुए कहता है कि उसका हाथ बस फिसल गया। अंदर ही अंदर रान सीएन के बारे में बहुत कुछ जानता है, क्योंकि उसने इस नॉवल को 100 से भी ज्यादा बार पढ़ा है। ये सच है कि सीएन एम्प्रेस का रिश्तेदार है, लेकिन असलियत में वह इतना दूर का रिश्ता है कि एम्प्रेस को उसके अस्तित्व तक का पता नहीं है। सीएन अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है, तभी रान पूरी तरह भड़क जाता है और मेज को धक्का दे देता है, जिससे सीन पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। रैन को नहीं पता कि वह इस कहानी में कैसे आया, लेकिन उसकी कोई इच्छा नहीं कि ओरिजिनल स्टोरी की तरह मर जाए। फिर रैन सीन को चौंकाते हुए कहता है कि जो अभी हुआ है उसकी जिम्मेदारी उसी की है। अपनी पिछली जिंदगी में वह लगभग एक एनपीसी था, लेकिन इस जिंदगी में वह खुद अपनी किस्मत अपने हाथ में लेना चाहता है, क्योंकि उसे नॉवल में होने वाली हर घटना का पता है। इसलिए वह उसी ज्ञान का फायदा उठाने की योजना बनाता है। रन अपनी डराने वाली बातें जारी रखते हुए सियाइन को घुटनों के बल बैठकर कारपेट साफ करने का आदेश देता है, क्योंकि अब वह गंदा हो चुका है। इस बार रैन बेहद डरावना दिखाई देता है, क्योंकि उसने हर कीमत पर जिंदा रहने का फैसला कर लिया है। इंपीरियल फैमिली की बात करें तो उन्हें इस दुनिया में लगभग देवताओं के समान माना जाता है, और इस संसार की हर चीज केवल उनके लिए ही अस्तित्व रखती है। उनके पास ऐसी विशेष शक्तियां हैं जिन्हें केवल वही धारण कर सकते हैं, और उनके सुंदर सुनहरे बाल उन्हें सचमुच देवताओं का अवतार जैसा बना देते हैं। सियाइन की नजर में शाही परिवार ही कुलीनता का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन इसमें 7वां प्रिंस रान शामिल नहीं है, जिसे वह पूरी तरह कूड़ा समझता है। हर कोई रैन को मूर्ख और जल्द गुस्सा होने वाला इंसान मानता है, और उसके बदसूरत काले बाल उसे इंपीरियल रॉयल से ज्यादा कचरे जैसा दिखाते हैं। सियान उसे एक दयनीय हारा हुआ इंसान समझता है, जो दूसरे रॉयल्स के सामने डरपोक की तरह व्यवहार करता है। सियन सिर्फ यह सोचकर ही गुस्से से भर उठता है कि उसने रिश्वत देने में इतना पैसा खर्च किया, लेकिन आखिर में उसे 7वें प्रिंस जैसे कचरे की सेवा करनी पड़ रही है। फिर भी उसके पास अपना अपमान सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बिना शक्ति वाला छोड़ा हुआ रॉयल भी उसके जैसे साधारण सर्वेंट से ऊंचे इंपीरियल ब्लड लाइन का मालिक है। फर्श को पूरी तरह साफ करने के बाद सियन रान को इसकी जानकारी देता है और जाने ही वाला होता है कि तभी रैन उसी जगह पर एक और टी कप तोड़ देता है। सेन चौंक जाता है और तुरंत उससे पूछता है कि उसका इरादा क्या है। रैन ताना मारते हुए कहता है कि उसने सफाई करने में बहुत समय बर्बाद किया और उसे इसे अपनी क्लीनिंग स्किल्स की प्रैक्टिस का मौका समझना चाहिए। इसके बाद रैन सख्ती से उसे दोबारा सारी गंदगी साफ करने का आदेश देता है, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा तेजी से। रॉन के अचानक बदले हुए रवैये से गुस्से में आकर सेन उससे कहता है
कि आज वह कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है और एम्प्रेस का नाम लेकर उसे डराने की कोशिश करता है। लेकिन इससे रॉन बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि सेन ने तो कभी एम्प्रेस की परछाई तक नहीं देखी, उससे बात करना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी उसने उसकी नाम का सहारा लेने की हिम्मत की। यह देखकर रैन समझ जाता है कि इस बदतमीज नौकर को अभी सबक सिखाना जरूरी है, वरना आगे चलकर यह बड़ी मुसीबत बन जाएगा। रैन सख्ती से एना को अपने कान ढकने का आदेश देता है और यहाँ तक धमकी देता है कि अगर उसने उनकी बात सुनने की कोशिश की तो उसकी उंगलियां काट देगा। डर के मारे एना तुरंत उसकी बात मान लेती है और अपने कान इतनी कसकर बंद कर लेती है कि उसे सिर्फ रॉन की दबी हुई आवाज ही सुनाई देती है। लेकिन उसी समय सेन का चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि रॉन की बातों ने उस पर गहरा असर किया है। उसी दिन बाद में दूसरे नौकरों के साथ काम करते हुए एना रॉन के अचानक बदले व्यवहार के बारे में उनसे बात करती है। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं और डरते हुए बताते हैं कि रैन पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया है। नौकरों को यह चिंता भी सताने लगती है कि रैन के इस अजीब नए रवैये के साथ शायद वे ज्यादा समय तक जिंदा न रह पाएं। फिर भी उन्हें राहत है कि हाल ही में उनका उससे सामना नहीं हुआ, क्योंकि वह अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहकर बिता रहा है। तभी एक नौकरानी एना को याद दिलाती है कि रैन का कमरा साफ करने की जिम्मेदारी उसी की है, और यह सुनते ही एना बेचैन हो उठती है। दूसरी तरफ रैन ठंडे मौसम का आनंद लेते हुए चाय पी रहा होता है और सोच रहा होता है कि असली सेवेंथ प्रिंस की तरह कैसे व्यवहार करे ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसने यह भी नोटिस किया है कि सभी नौकर उससे बचकर चल रहे हैं, यहाँ तक कि सेन भी, जो पहले उसके सामने हमेशा घमंडी बना रहता था। उस दिन बुरी तरह पिटने के बाद से सेन रॉन के पास तक नहीं फटका, और सच कहें तो रॉन भी यही चाहता था। रॉन इतना निश्चिंत इसलिए है क्योंकि मेन स्टोरी शुरू होने में अभी कम से कम 1 साल बाकी है और उसके किरदार के खत्म होने में पूरे 3 साल हैं। अपनी पिछली जिंदगी में रैन ने डार्क हेडर नाम का यह नॉवल 100 से भी ज्यादा बार पढ़ा था, इसलिए उसे कहानी का हर मोड़ अच्छी तरह पता है। उसे यह पुराना और घिसा हुआ नॉवल लोकल लाइब्रेरी के एक कोने में मिला था और उसे पढ़ने के बाद रॉन पूरी तरह इसका दीवाना बन गया था। चूंकि कहानी शुरू होने और मेन प्रोटैगोनिस्ट के आने में अभी समय बाकी है, इसीलिए रैन फैसला करता है कि तब तक बस आराम से जिंदगी का मजा लिया जाए। आज का सुहाना मौसम देखकर वह सोचता है कि काश उसके पंख होते और वह आसमान में उड़कर इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले पाता। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आता है, अचानक उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द उठता है और वह अपने शरीर पर से नियंत्रण खो बैठता है। रैन जमीन पर गिर पड़ता है और समझने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि उसका पूरा शरीर जलने लगा था। रैन महसूस करता है कि यह एहसास पहले जैसा नहीं है, बल्कि इस बार ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर में आग लगा दी गई हो। इससे पहले कि वह समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है, बाहर से एना की आवाज आती है जो उससे उसकी स्टडी साफ करने की अनुमति मांग रही होती है। इस समय रैन अपने शरीर का एक भी हिस्सा हिला नहीं सकता और सिर्फ मन ही मन मदद के लिए पुकारता है, उम्मीद करता है कि कोई आकर उसे बचा ले। दूसरी ओर एना सोचती है कि शायद कमरे में कोई नहीं है, क्योंकि रॉन ने उसकी आवाज का जवाब नहीं दिया, इसलिए वह स्टडी के अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचते ही जमीन पर टूटा हुआ चाय का कप देखकर वह चौंक जाती है, लेकिन रैन कहीं दिखाई नहीं देता। वह नीचे झुककर कप के टुकड़े समेटने लगती है और बड़बड़ाते हुए कहती है कि इस चाय के कप की कीमत से उसके परिवार का 1 महीने का खर्च चल सकता था। तभी वह अचानक पीछे मुड़ती है और देखती है कि एक कौवा उसकी ओर कांव कांव कर रहा है, लेकिन डरने के बजाय वह उसे उठा लेती है। उस बेचारे पक्षी पर तरस खाते हुए एना सोचती है कि यह स्टडी के अंदर आया कैसे, खासकर तब जबकि यहाँ तो खुद शैतान रहता है। उधर रैन, जो किसी तरह एक कौए में बदल चुका था, इस पूरी अजीब स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एना उसे खिड़की से बाहर फेंकने की तैयारी कर लेती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर डरावने सेवेंथ प्रिंस ने इस कौए को देख लिया तो वह कुचल कर मर जाएगा। रॉन उसे बताने की कोशिश करता है कि वही तथाकथित सेवेंथ प्रिंस है, लेकिन दुर्भाग्य से एना कौओं की भाषा नहीं समझती। वह उसे खिड़की से बाहर छोड़ देती है, उम्मीद करती है कि वह बहुत दूर उड़ जाएगा, लेकिन रैन गुरुत्वाकर्षण को चुनौती नहीं दे पाता और किसी गिरते हुए प्रोजेक्टाइल की तरह सीधे मीनार से नीचे गिरने लगता है। तेजी से नीचे गिरते हुए उसे अपनी पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूमती हुई दिखाई देने लगती है। एक कौए की तरह मरने से इनकार करते हुए उसका छोटा सा दिमाग पूरी रफ्तार से काम करने लगता है और वह बचने का तरीका सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास पंख हैं, इसलिए वह घबरा कर उन्हें पूरी ताकत से फड़फड़ाने लगता है और दिल से प्रार्थना करता है कि जमीन पर गिरकर मरने से पहले यह काम कर जाए।
किस्मत से वह जल्दी ही उड़ना सीख जाता है और दोबारा आसमान में उड़ने लगता है। ये सोचकर रोमांचित हो उठता है कि वह सचमुच उड़ रहा है। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि वह सोचने लगता है कि क्या वह कभी दोबारा इंसान बन भी पाएगा या नहीं। रात होने तक रॉन आखिरकार फिर से अपने इंसानी रूप में लौट आता है और कई बार इंसान और कौए के रूप के बीच बदलने के बाद वह अपने स्टडी में वापस आ जाता है, जब आखिरकार उसे इस शक्ति का तरीका समझ में आ जाता है। बस एक ही समस्या थी, इस क्षमता का किताब में कभी कोई जिक्र नहीं था और अब वह सिर्फ अपनी इच्छा से कौए में बदल सकता था। रैन सोचने लगता है कि कहीं यह उसी कौए का कोई श्राप तो नहीं जो उसके पुनर्जन्म वाले पहले दिन उससे आकर चिपक गया था। वह जितना भी इसके बारे में सोचता उतना ही उलझता जाता, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि उसे यह अजीब शक्ति आखिर मिली कैसे, और इसका किताब में कहीं भी उल्लेख नहीं था। आखिरकार रैन फैसला करता है कि फिलहाल जो हो रहा है उसे होने देगा, लेकिन इस शक्ति को सबसे छिपा कर रखेगा, क्योंकि यह नई बात कहानी की पूरी प्रगति को बिगाड़ सकती थी। फिर भी रॉन एक बात को लेकर पूरी तरह निश्चित था, और वह यह कि उसकी यह नई शक्ति किसी न किसी तरह मानिस से जुड़ी हुई है। तभी किसी ने आकर उसे बताया कि शाम की रिचुअल का समय हो गया है, और यह सुनते ही वह तुरंत उस समारोह के लिए निकल पड़ता है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। इवनिंग रिचुअल की बात करें तो यह हर महीने होने वाला एक पवित्र समारोह था, जिसमें एम्परर और उसके मुख्य बच्चे एक रिचुअल के लिए इकट्ठा होते थे। हालांकि इसे रिचुअल कहा जाता था, लेकिन असल में यह उत्तराधिकार की परीक्षा थी, जिसमें सेवेंथ प्रिंस को तो योग्य उम्मीदवार भी नहीं माना जाता था। रॉन ने इसके बारे में केवल नॉवेल में पढ़ा था, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना बिल्कुल अलग अनुभव था, और सेवेंथ प्रिंस होने के कारण उसे मेज के बिल्कुल आखिरी छोर पर बैठना पड़ता है। रॉन लगभग राजकुमारों के सुनहरे बालों और उनके फीके रंग रूप से चकाचौंध हो जाता है, क्योंकि उनके मुकाबले उसके काले बाल उसे किसी कौए से अलग नहीं दिखाते। तभी अचानक कोई उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है कि आज उसने हमेशा की तरह सिर झुकाने के बजाय सिर उठाने की हिम्मत कैसे कर ली। रैन तुरंत उसे पहचान लेता है। वह था 8वां राजकुमार सालोस, उसका 17 साल का सौतेला छोटा भाई, जो साफ तौर पर खुद को रॉन का छोटा भाई मानता ही नहीं था। सालोस लगातार उसे उकसाने की कोशिश करता रहता है, जबकि रैन पहले ही चिढ़ चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि दोनों ही कहानी में थोड़ी देर के लिए दिखाई देने वाले कैनन फॉडर होने के बावजूद उसमें इतनी बकवास करने की हिम्मत आखिर आई कहां से। कुछ ही देर में सालोस इस बात से तिलमिला उठता है कि रैन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है, और वह तुरंत रॉन पर चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या वह बहरा हो गया है। लेकिन इससे पहले कि बात और बढ़ती, पहली राजकुमारी अचानक वहां आ जाती है और दोनों को सलाह देती है कि राजा के सामने कोई तमाशा न करें। कुछ पल पहले तक खुद को सबसे ताकतवर समझने वाला सालोस तुरंत भीगी बिल्ली बन जाता है और पहली राजकुमारी से माफी मांगने लगता है। पहली राजकुमारी को अपनी सीट पर बैठते देखकर रैन आखिरकार बाकी राजकुमारों की बैठने की जगह समझ जाता है। पहले राजकुमार से शुरुआत करते हुए सभी बिल्कुल अपनी अपनी रैंक के अनुसार बैठे थे, और जिसके सुनहरे बाल जितने अधिक चमकीले थे उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक थी। उन सभी के पास मैनिस था, जो इस दुनिया की एक विशेष शक्ति थी और वही उन्हें शाही परिवार की पहचान देती थी। केवल सेवेंथ प्रिंस ही ऐसा शाही सदस्य था जो मनिस के बिना पैदा हुआ था, जिसके काले बाल उसकी पहचान थे, और यही कारण था कि किताब में उसका स्वभाव पूरी तरह विकृत हो गया था। कुछ मिनट बाद उस समय का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसके पास सर्वोच्च मैनिस था, कमरे में प्रवेश करता है। उसे देखते ही सभी लोग सम्मान में तुरंत खड़े हो जाते हैं। वह और कोई नहीं बल्कि एम्परर था, जो इस दुनिया की शक्ति के शिखर पर खड़ा था। अभिवादन के बाद एम्परर तुरंत रिचुअल शुरू करने का आदेश देता है और फिर अपना हाथ एक नीले पत्थर पर रखता है। वह नीली पत्थर की पट्टिका वास्तव में पहले एम्परर प्रासा द्वारा छोड़ी गई एक प्राचीन आर्टिफैक्ट थी। जब उसमें मैनिस प्रवाहित किया जाता था तब वह उपयोगकर्ता के मैनिस को मापती थी। मैनिस के स्तर को मापने का तरीका यह था कि उस पट्टिका से निकलने वाली रोशनी कितनी दूर तक फैलती है। एम्परर के मामले में उसकी रोशनी मेज के बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाती है, जिसे लगभग असंभव उपलब्धि माना जाता था। लेकिन यह देखकर रैन सोचने लगता है कि क्या किताब में भी एम्परर की रोशनी वास्तव में मेज के किनारे तक ही पहुंची थी। इसके बाद एम्परर पूछता है कि अगला चुनौती लेने की इच्छा किसकी है, और पहला राजकुमार रासिया अबेरान तुरंत अपना हाथ उठा देता है। हालांकि रिचुअल में भाग लेने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, फिर भी पहले राजकुमार के अलावा बाकी सभी इसमें हिस्सा नहीं लेते थे। इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि एक बार मैनिस की रैंक माप लिए जाने के बाद वह बहुत ही कम बदलती थी, इसलिए पहला राजकुमार इसे दूसरे शाही सदस्यों के सामने अपनी शक्ति दिखाने का जरिया बनाता था।
क्योंकि मैनिस की मात्रा ही किसी व्यक्ति की शक्ति की विशालता के बराबर मानी जाती थी। असल में वह ऐसा अपनी ताकत का दबदबा दिखाने और सबको यह जताने के लिए करता था कि अगला एम्परर बनने का अधिकार सिर्फ उसी का है। लेकिन दुर्भाग्य से आज का दिन रासिया के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि जैसे ही वह स्टोन टैबलेट में मनिस प्रवाहित करने की कोशिश करता है, वह तुरंत खून की उल्टियां करने लगता है। दूसरा राजकुमार तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ता है, जबकि बाकी सभी लोग घबराकर उसके लिए डॉक्टर बुलाने लगते हैं। दूसरी ओर रॉन इस पूरे घटनाक्रम को देखकर स्तब्ध रह जाता है। हालांकि वहां मौजूद सभी लोगों में केवल वही था जो सच में समझता था कि आखिर क्या हो रहा है। उसने नॉवेल में यह दृश्य अनगिनत बार पढ़ा था और वह जानता था कि रासिया जल्द ही अपने शरीर के हर छेद से खून उगलते हुए अपने पूर्वजों के पास पहुंच जाएगा। इसका सीधा मतलब था कि मेन स्टोरी अब शुरू हो चुकी थी। मनिस की बात करें तो यह इस दुनिया की एक विशेष शक्ति थी जो आमतौर पर शाही परिवार और उनकी ब्लड लाइन में प्रकट होती थी, लेकिन हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती थी। उदाहरण के लिए पहला राजकुमार रासिया वाटर मैनिस का उपयोग करता था, जबकि दूसरा राजकुमार फायर मैनिस का उपयोग करता था। रासिया की किस्मत उसी क्षण तय हो गई थी जब उसने अपना हाथ उस नीली स्टोन टैबलेट पर रखा था। रैन शुरू से ही जानता था कि रासिया के पास शायद केवल इतना मैनिस था कि वह टैबलेट के आधे से थोड़ा अधिक हिस्से तक ही रोशनी पहुंचा सके। अब जबकि कहानी शुरू हो चुकी थी, रॉन सोचता है कि अगली बड़ी घटना होने में केवल लगभग 6 महीने बाकी हैं, लेकिन वह पूरी तरह उलझन में था, क्योंकि किताब के अनुसार रासिया को अभी 6 महीने बाद खून की उल्टियां शुरू करनी थीं और उसके बाद ही मेन प्रोटैगनिस्ट की एंट्री होनी थी। रैन को चिंता होने लगती है कि कहानी अपने मूल रास्ते से भटक रही है, क्योंकि सेवेंथ प्रिंस अब कौए में बदल सकता है, जबकि मूल कहानी में उसके पास कोई मैनिस होना ही नहीं चाहिए था। रैन सोचता है कि क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है या फिर उसके इस दुनिया में आने से किसी तरह का संतुलन बिगड़ गया है। उसी रात रासिया के महल में डॉक्टर उसकी अच्छी तरह जांच करता है और बताता है कि उसके शरीर में बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। वह आगे कहता है कि शाही परिवार के लोगों के शरीर देवताओं का वरदान होते हैं, जिन पर न तो बीमारियों का असर होता है और न ही सामान्य चोटों का। इस जवाब से असंतुष्ट रासिया लगभग डॉक्टर का गला दबाने लगता है और कहता है कि बेकार की बातें करने के बजाय उसकी बीमारी का कारण ढूंढो। फिर वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए डॉक्टर को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। पूरी घटना से झुंझलाया हुआ रासिया गालियां देता रहता है और गुस्से में अपना मुक्का आईने पर दे मारता है। वह सोचने लगता है कि आखिर गलती कहाँ हुई, जबकि सुबह तक वह पूरी तरह स्वस्थ था। वह अपने दिमाग पर जोर डालता है कि आज ऐसा क्या अलग हुआ था, लेकिन जितना भी सोचता उसे यही लगता कि रिचुअल तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। टूटे हुए दीवार के आईने पर मुक्का मारते समय रासिया के शरीर से थोड़ा सा मनिस निकलता है और उसी पल उसे असहनीय दर्द महसूस होता है। तब उसे एहसास होता है कि हर बार मैनिस का उपयोग करने की कोशिश करते ही उसका पूरा शरीर आग की तरह जलने लगता है। रासिया डर जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वह फिर कभी मैनिस का उपयोग नहीं कर पाएगा और किसी भी शाही सदस्य के लिए, खासकर सिंहासन का उत्तराधिकारी पहले राजकुमार होने के नाते, ये मौत की सजा से कम नहीं था। वह एक हुक्का पाइप उठाकर धुआं पीने लगता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि वह उन लोगों जैसा नहीं है जिन्हें वह सड़क का कूड़ा समझता है। पाइप से एक कश लेते हुए वह खुद को तसल्ली देता है कि शायद चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। तभी अचानक अंधेरे से एक आवाज गूंजती है जो उसे चेतावनी देती है कि अगर जिंदा रहना चाहता है तो हुक्का छोड़ दे। बिना मांगी गई इस सलाह से चौंककर रासिया तुरंत हुक्का उस परछाई की ओर फेंक देता है और पूछता है कि वह कौन है। वह और कोई नहीं बल्कि रैन था, जो उड़कर आते हुए हुक्का से आसानी से बच जाता है और मन ही मन सोचता है कि ताकत के मामले में रासिया सचमुच एक राक्षस है। जैसे ही रासिया को एहसास होता है कि सामने कोई उसे मारने आया असैसिन नहीं बल्कि उसका मनिस रहित छोटा भाई है, वह मुस्कुरा देता है। रॉन उसे याद दिलाता है कि अगर वह सच में असैसिन होता तो रासिया अब तक मर चुका होता, क्योंकि रैन के बोलने तक उसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ था। यह बात सुनकर रासिया थोड़ा असहज हो जाता है, जबकि रॉन पूरे साम्राज्य की दूसरी सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जगह की इतनी खराब सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाता है। इसके बाद रासिया उससे पूछता है कि वह आखिर कमरे में घुसा कैसे, और रैन बिल्कुल सहजता से जवाब देता है कि वह बस दीवार चढ़कर अंदर आ गया। लेकिन रासिया उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह दीवार कोई 2 फुट ऊंची नहीं थी। हालांकि रैन उसे मनाने की कोई कोशिश नहीं करता और सीधे अपने आने की असली वजह पर आ जाता है। वह रासिया से उसकी हालत के बारे में पूछता है और बता देता है कि उसे पता है
कि अब तक कोई भी यह नहीं समझ पाया है कि उसके शरीर में आखिर समस्या क्या है। यह सवाल सुनकर मानो रासिया को कोई बड़ा रहस्य समझ में आ गया हो और वह अचानक ऐसे जोर जोर से हंसने लगता है जैसे किसी पागल को अचानक कोई महान ज्ञान मिल गया हो। फिर वह रैन की तारीफ करता है कि उसने उसे जहर सिर्फ इसलिए दिया ताकि जब वह एम्परर बने तो उसे एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर सके। इसके जवाब में रिया रान से कहता है कि उसने गलत हिसाब लगाया है और उसे पकड़ने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन रान पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि एक हफ्ते के अंदर उसके शरीर के हर छेद से खून बहने लगेगा और वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। यह सुनते ही रिया वहीं रुक जाता है, जबकि रान उसे भरोसा दिलाता है कि उसने उसे जहर देने के लिए कोई चाल या धोखा नहीं अपनाया। रैन उसे यह भी बताता है कि उसका शरीर बहुत तेजी से खराब होता जाएगा, यहाँ तक कि आखिरकार उसके शरीर के हर छेद से खून बहते हुए उसकी मौत हो जाएगी। रैन खुलासा करता है कि उसे नहीं पता रासिया को जहर किसने दिया, लेकिन अगर रासिया इस संकट से बचना चाहता है तो उसे रान की हर बात ध्यान से सुननी होगी। रासिया से मुलाकात खत्म होने के बाद रान कोए का रूप लेकर अपने कमरे की ओर लौटता है। वह राहत महसूस करता है कि रासिया बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करने लायक और डरपोक है जैसा वह नॉवेल में था। रान ध्यान देता है कि रासिया ने महल छोड़ते समय उसके पीछे किसी को भी नहीं लगाया, जिससे उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह राजिया को अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकेगा। ये सब छोड़कर रान अपनी नई क्षमता से बहुत खुश है, क्योंकि अब वह सफर की चिंता किए बिना आसानी से कई जगह जा सकता है। चूंकि वह पहले से ही बाहर है, इसलिए दिन खत्म करने से पहले कुछ और जगहें देखने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद एना रैन के कमरे की ओर जाती है, क्योंकि उसे चिंता होती है कि रैन ने 2 दिनों से न तो कुछ खाया है और न ही अपने कमरे से बाहर निकला है। उसे डर सताने लगता है कि अगर रैन के साथ कुछ बुरा हो गया तो उसकी अपनी जान चली जाएगी। यही डर उसे घबराकर रैन के दरवाजे को लगातार पीटने और उसे आवाज लगाने पर मजबूर कर देता है। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वह जबरदस्ती अंदर जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी रैन अचानक दरवाजा खोल देता है, जिससे एना का संतुलन बिगड़ जाता है। बदकिस्मती से वह सीधे मुंह के बल गिर जाती है और खाने की पूरी ट्रे रॉन के जूतों पर गिर जाती है। दोनों के बीच कुछ पल की असहज खामोशी छा जाती है। उसके बाद एना तुरंत फूट फूट कर रोने लगती है, उससे माफी मांगती है और कहती है कि अपने अपराध की सजा के रूप में वह उसकी जान ले ले। वह रोते हुए अपनी सफाई देने की कोशिश करती रहती है, लेकिन इससे रैंड और भी चिढ़ जाता है। वह पूछता है कि उसे परेशान करने और उसके जूते गंदे करने की जिम्मेदारी वह कैसे लेगी। एना अपनी जान देने की पेशकश करती है और उससे अपने परिवार को बख्श देने की भीख मांगती है, लेकिन रैंड सिर्फ उसे जल्दी से सारी गंदगी साफ करने और वहां से दफा हो जाने का आदेश देता है। एना तुरंत शांत हो जाती है और सफाई करने लगती है, जबकि रैन उसे चेतावनी देता है कि जब तक वह खुद न बुलाए तब तक कभी भी उसके कमरे के पास न आए। चेतावनी देने के बाद वह वापस अपने कमरे में चला जाता है और सोचने लगता है कि एना इतनी नाटकीय क्यों हो रही थी और अपनी जान तक देने की बात क्यों कर रही थी। फिर भी उसे खुशी होती है कि उसने यह नियम बना दिया ताकि भविष्य में वह उसे और परेशान न करे। पहले प्रिंस वाली घटना के 1 महीने बाद इंपीरियल पैलेस में चुपचाप यह अफवाह फैल जाती है कि रिया अपनी शक्तियां खो चुका है। बाकी प्रिंसेस और प्रिंसेसेस के लिए इस अफवाह का सिर्फ एक ही मतलब था कि अब सिंहासन के लिए मौका खुल सकता है। नॉवेल के अनुसार रिया एम्परर से शिकार प्रतियोगिता को तय समय से पहले कराने की विनती करता है ताकि उसके शक्तियां खोने की अफवाहें शांत हो जाएं। यह हंटिंग कंपटीशन 6 महीने बाद होने वाली थी, लेकिन क्योंकि घटनाएं तय समय से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थीं, रान ने उसे प्रतियोगिता पहले कराने के लिए मना लिया। हालांकि सब कुछ उम्मीद से ज्यादा तेजी से हो रहा था, फिर भी रैन को राहत थी कि घटनाएं अब भी ओरिजिनल प्लॉट का ही पालन कर रही थीं। लेकिन वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि क्या यह बदलाव केवल इंपीरियल सिटी के लोगों को प्रभावित कर रहा है या फिर प्रोटैगनिस्ट पर भी इसका असर पड़ रहा है। आज रॉयल हंटिंग कंपटीशन का दिन था और रॉन उम्मीद कर रहा था कि वह एक खास व्यक्ति को ढूंढकर उसे कुछ देगा। उसके बाद वह सही समय आने तक आराम से बैठकर इंतजार करने की योजना बना चुका था। तभी एसओएस हमेशा की तरह रैन का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि रॉन का काला घोड़ा उसकी उदासी पर बिल्कुल झंझता है। हालांकि रैन उसकी बातों को अनदेखा कर देता है, फिर भी उसे चिंता होती है कि सैलोस ओरिजिनल नॉवल की तुलना में कहीं ज्यादा गुस्सैल और उतावला हो गया है। रैन फैसला करता है कि वह उसे नजरअंदाज करता रहेगा और आज के अपने जरूरी प्लान पर ही ध्यान देगा। गुस्से से भरा सेलोस उस पर चिल्लाता है, लेकिन रॉन उसकी ओर देखता तक नहीं और उस काले घोड़े की तारीफ करता रहता है जिसे वह रॉयल्स के सुनहरे घोड़ों से कहीं ज्यादा पसंद करता है। रैन सोचता है कि इस शरीर का असली मालिक भले ही निकम्मा रहा हो, लेकिन कम से कम उसके शरीर में जानवरों के साथ किसी तरह की स्वाभाविक एफिनिटी तो है। थोड़ी ही देर बाद
वे इंपीरियल फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं, जहां टावर ऑफ द बिगिनिंग खड़ा था। यही वह टावर था जहां हर साल फर्स्ट प्रिंस उद्घाटन की रस्म पूरी करता था और उसके तुरंत बाद हंटिंग कंपटीशन शुरू हो जाती थी। हालांकि यह प्रतियोगिता केवल राजनीतिक दिखावा नहीं थी। तभी एम्परर रिया से उद्घाटन की रस्म की तैयारी करने के लिए कहता है। जैसे ही वह जाने वाला होता है, सेकंड प्रिंस डीटीओ यह कहकर खुशी जताता है कि रिया पूरी तरह स्वस्थ है। वह यह भी पूछता है कि क्या रिया ने सोच लिया है कि जीतने पर एम्परर से क्या मांगना है, लेकिन रिया को समझ ही नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। तब डीटो उसे याद दिलाता है कि इस प्रतियोगिता का विजेता एम्परर से एक इच्छा मांग सकता है और उसके अनुसार तो आज का विजेता पहले प्रिंस का ही होना तय है। ये सुनकर रासिया तिरस्कार भरी हंसी के साथ वहां से चलता बनता है और घमंड से कहता है कि आज का विजेता तो जाहिर है वही होगा। आखिर उद्घाटन की रस्म असल में अगले एम्परर द्वारा अपनी मनीष का प्रदर्शन करने का मंच होती है और साथ ही रॉयल फैमिली के लिए नोबल्स को यह दिखाने का तरीका भी कि सत्ता किसके हाथ में है। जैसे ही रोजिया मंच की ओर बढ़ता है, देखने वाले उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, जबकि कुछ लोग अब भी उसके शक्तियां खो देने की अफवाहों पर फुसफुसा रहे होते हैं। टावर के सामने खड़ा रशिया मन ही मन पछताता है कि उसने रान की बात मान ली, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी शक्ति सबके सामने ही उसके खिलाफ न चली जाए। शक्ति प्रदर्शन शुरू करने से पहले वह कसम खाता है कि अगर रॉन ने उसे धोखा दिया हुआ निकला तो वह उसे सबसे दर्दनाक मौत देगा। दूर खड़ा रॉन यह समझ जाता है कि राजिया घबराया हुआ है, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि जब तक राजिया उसके बताए निर्देशों का पालन करेगा, उसकी शक्तियों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। रिया अपनी पूरी ताकत जुटाकर जितनी मानीस निकाल सकता है उतनी बाहर निकाल देता है और पिछली शाम की रस्म के दौरान हुई असहनीय पीड़ा इस बार उसे बिल्कुल महसूस नहीं होती। उसकी शक्ति एक विशाल भंवर बना देती है जो लगभग पूरे दर्शकों को अपनी ओर खींच लेता है, खासकर मंच के सबसे पास खड़े लोगों को। किसी को तुरंत सबको पीछे हटने का आदेश देना पड़ता है, अपने आप को यह याद दिलाते हुए कि वही पहला प्रिंस है और अगला एम्परर बनने वाला है। रिया खुद को और भी आगे बढ़ाता है। वह वाटर मैनीज की एक जबरदस्त लहर आसमान की ओर छोड़ता है जो कुछ ही पल बाद हल्की बारिश बनकर भीड़ पर बरसने लगती है। यह अद्भुत दृश्य देखकर हर कोई एक बार फिर रॉयल फैमिली की अपार शक्ति को याद कर लेता है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद पूरी भीड़ जोरदार तालियों और जयकारों से राया का स्वागत करती है, जबकि उसके मन में सिर्फ यही चल रहा होता है कि यह सब रॉन की मदद की वजह से संभव हुआ। रैन ने उसे एक काला पत्थर दिया था जिसमें अपनी मनीज उड़ेलने के लिए कहा था, लेकिन शुरुआत में रिया को यह उपाय पूरी तरह बेतुका लगा था। रैन के अनुसार वह ब्लैक स्टोन दूषित मनीज को अपने अंदर सोख सकता था, लेकिन रिया ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। जब रान ने साफ कह दिया था कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो बस अपनी मौत का इंतजार करे, क्योंकि उसका किसी की देखभाल करने या उसकी इच्छा के खिलाफ राजिया को बचाने का कोई इरादा नहीं है, तब राजिया गुस्से से भर उठा था। वर्तमान में लौटकर रान खुश होता है कि वह यह पत्थर हासिल कर चुका है, क्योंकि किताब के अनुसार यह कहानी के काफी बाद वाले हिस्से में मिलने वाला था। तभी सेन हांफता हुआ अपनी पीठ पर पत्थरों से भरा एक बोरा लेकर पहुंचता है, जिसे लाने का आदेश रान ने ही दिया था। रैन उसे एक साधारण सा काम भी ठीक से न कर पाने पर कड़ी डांट लगाता है और पूछता है कि क्या वह बोरा सही सलामत लेकर आया है। दूसरी ओर सिएटली गुस्से से जल उठता है और सोचता है कि आखिर रान ने उस काले घोड़े को कैसे काबू कर लिया, जिसे उसने जानबूझकर इसीलिए खरीदा था क्योंकि वह बेहद जंगली था और पहले ही कई लोगों को घायल कर चुका था। तभी अचानक तुरही की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है और एम्परर रॉयल हंटिंग कंपटीशन की शुरुआत की घोषणा करता है। सभी लोग तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। कुछ लोग जीतकर अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, जबकि कुछ केवल दिखावे के लिए हिस्सा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होता है कि जीत आखिरकार किसी रॉयल फैमिली के सदस्य की ही होगी। दूसरी तरफ रान अकेला ऐसा व्यक्ति था जो इस हंटिंग कंपटीशन को बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं मानता था, इसलिए वह तय करता है कि किसी का ध्यान अपनी ओर खींचे बिना शांत रहकर फॉर्मर इंपीरियल नाइट कमांडर एग्नी फीटस को ढूंढेगा। दूसरी ओर एग्नी अपने सहायक टॉलन से पूछता है कि उसे उद्घाटन की रस्म कैसी लगी। टॉलन जवाब देता है कि ऐसा लग रहा था मानो किसी देवता की शक्ति अपनी आंखों से देख रहा हो। एग्नी कहता है कि उसे तो यह पूरी रस्म नोबल्स का हौसला तोड़ने के लिए किया गया शक्ति प्रदर्शन लगी। यह सुनते ही टॉलन तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाकर पक्का करता है कि आसपास कोई नहीं है। फिर एग्नी को रॉयल फैमिली के खिलाफ इतनी खुलकर बात करने पर टोकता है। एग्नी उसे भरोसा दिलाता है कि आसपास कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं है
और पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसकी समझदारी ही उसे आज तक जिंदा रखे हुए है। उधर रॉन इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर एग्नी को ढूंढने की अपनी तलाश जारी रखता है। यह जंगल 3 मुख्य हिस्सों में बटा हुआ था। प्रवेश द्वार के सबसे पास छोटे जानवरों का इलाका था, उसके बाद मध्यम आकार के जानवरों का क्षेत्र आता था, जबकि सबसे अंदर बड़े जानवरों का क्षेत्र था। रैन को याद आता है कि ओरिजिनल स्टोरी के अनुसार इसी प्रतियोगिता के दौरान एग्नी ने एम्परर को एक गोल्डन फॉक्स भेंट की थी। हालांकि राण को बिल्कुल भी नहीं पता कि उस जीव को कहाँ ढूंढना है, क्योंकि कहानी के इस हिस्से का जिक्र केवल एक फ्लैशबैक सीन में बहुत संक्षेप में किया गया था। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से रॉन अपने क्रो फॉर्म में विशाल इंपीरियल फॉरेस्ट की तलाश करता रहा है, क्योंकि गोल्डन फॉक्सेस बेहद दुर्लभ हैं। राण चाहता था कि हंट वाले दिन से पहले उनकी संभावित लोकेशन का पता लगा ले, बजाय इसके कि पूरे जंगल में अंधाधुंध खोजता फिरे। उसे याद आया कि किताब में लिखा था कि हंट के तुरंत बाद एग्नी ने अपने हाथ धोए थे। इसीलिए राण ने निष्कर्ष निकाला कि गोल्डन फॉक्स जरूर दक्षिण पश्चिम दिशा में झील के किनारे मिला होगा। ये सारी जानकारी मिलने के बाद राण खुशी खुशी एग्नी से पहले वहां पहुंचने के लिए जंगल के और भी अंदर दौड़ पड़ता है। मानो ब्लैक हॉर्स उसकी मंशा समझ गया हो। वह अपनी रफ्तार और बढ़ा देता है, जिससे रॉन संतुष्ट हो जाता है। इसके बाद राण उस पत्थरों से भरे बैग को कसकर पकड़ लेता है जिसे उसने पहले ऐसी से लाने के लिए कहा था। उसे खुशी होती है कि साइन वह बैग ले आया, क्योंकि वह उसे एग्नी तक पहुंचाने का इरादा रखता है। कुछ मिनट सफर करने के बाद ब्लैक हॉर्स अचानक रुक जाता है, जिससे राण हैरान रह जाता है और उस घमंडी घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। राण सोचने लगता है कि शायद घोड़े ने पास में किसी जंगली जानवर को देख लिया है, या फिर पत्थरों का बैग उसके लिए ज्यादा भारी हो गया है। जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो झुंझलाकर वह घोड़े को आलसी कहकर डांटता है और यहाँ तक कि उसे भूखा रखने की धमकी भी देता है। लेकिन घोड़ा तुरंत भाग खड़ा होता है और उसे वहीं छोड़ देता है। उसी पल अपने घोड़े को दूर भागते हुए देखकर राण को एहसास होता है कि इस बार वह सचमुच बुरी तरह फंस गया है। दूसरी ओर एग्नी और टैलन जंगल के अंदर अपनी यात्रा जारी रखते हैं और शिकार की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिससे टैलन को यकीन हो जाता है कि आज किस्मत उनके साथ नहीं है। एग्नी कहता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका है और उसने पूरी जिंदगी तलवार और ढाल बनकर बिताई है। टैलन उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि इंपीरियल नाइट कमांडर के रूप में उसकी उपलब्धियां पहले ही महान हैं। लेकिन एगोनी उसे याद दिलाता है कि अब वह सिर्फ एक रिटायर्ड बूढ़ा आदमी है और उससे पूछता है कि क्या उसने कभी रॉयल फैमिली को करीब से देखा है। टैलन जवाब देता है कि नहीं, उसने उन्हें केवल दूर से ही देखा है, बिल्कुल आज की तरह। एगोनी उससे कहता है कि जिस दिन वह उनसे मिलेगा और एम्पायर के उन तथाकथित महान प्राणियों को सच में देखेगा, उस दिन वह सब समझ जाएगा। एगोनी के अनुसार फीटस फैमिली ने इस देवताओं के एम्पायर की 1000 वर्षों तक रक्षा की है। ये बात उसे तुरंत अपने छोटे बेटे के साथ हुई बातचीत की याद दिला देती है, जिसे भविष्य में उसकी जगह लेनी थी। एग्नी ने उस छोटे लड़के से कहा था कि उसे हमेशा इंपीरियल फैमिली का वफादार कुत्ता बनकर रहना होगा। उस समय एग्नी उसे अपने परिवार का व्यवसाय दिखा रहा था, जहां वे इंपीरियल फैमिली को सामान सप्लाई करते थे। वे अगला पड़ाव टेम्पल की ओर जाने ही वाले थे कि तभी उनकी कैरेज अचानक रुक गई और एग्नी नीचे उतरकर देखने लगा कि क्या हुआ है। नौकर ने बताया कि पहिए में कुछ फंस गया है और उसे वापस अंदर बैठने के लिए कहा। जैसे ही एग्नी दोबारा कैरेज में चढ़ने वाला होता है, उसकी नजर सड़क पर पड़ी उस लाश पर जाती है जिस पर कैरेज चढ़ गई थी। एग्नी समझ जाता है कि यह किसी ऐसे चोर की लाश होगी जिसने टेम्पल से इंपीरियल ट्रिब्यूट्स चुराने की कोशिश की होगी। इस तथाकथित खूबसूरत एम्पायर में ऐसी चीजें आम नजारा हैं। जब उसका बेटा भी नीचे उतरने की कोशिश करता है तो एग्नी उस पर चिल्लाकर उसे पीछे रहने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका मासूम बेटा इतना भयावह दृश्य देखे। वर्तमान में लौटकर एगोनी अपने उस बेटे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता, जो अभी 10 साल का भी नहीं हुआ है। वह यह भी याद करता है कि उस दिन सड़क पर पड़ी लाश उसके बेटे से भी छोटी लग रही थी और शायद अब तक जला दी गई होगी। इससे एगनी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इतने महान एम्पायर के भीतर भी अंधेरा छिपा हुआ है। यह महसूस करते हुए कि समय कम बचा है, टैलन उससे कहता है कि चाहे वे पहला स्थान न भी जीतें, फिर भी ड्यूक की फैमिली की इज्जत बचाने के लिए कम से कम शिकार तो कर लें। एगनी तुरंत माफी मांगता है कि वह यादों में खो गया था और टैलन को भरोसा दिलाता है कि उसे पता है गोल्डन फॉक्स कहाँ मिलेगा। उधर अपने घोड़े द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद राण अब भी पत्थरों से भरा बैग उठाए किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वह मन ही मन घोड़े को कोसता है और कसम खाता है कि रॉयल हंटिंग कंपटीशन के बाद उसका बारबेक्यू बना देगा। बैग उठाए होने की वजह से रॉन क्रो फॉर्म में भी नहीं बदल सकता, जिससे उसे चिंता होने लगती है कि कहीं उसका एगनी का पीछा न छूट जाए।
उसे यह डर भी सता रहा है कि भले ही वह केवल स्मॉल एनिमल जोन में हो, फिर भी कोई जंगली जानवर उस पर हमला कर सकता है। तभी उसके पीछे की झाड़ी अचानक सरसराने लगती है, जिससे राण बुरी तरह घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं अभी कोई चीज झाड़ी से निकलकर उस पर हमला तो नहीं करने वाली। राण अपना दिमाग पूरी तरह दौड़ाने लगता है कि अब क्या किया जाए, खासकर इसलिए क्योंकि वह अपने साथ कोई हथियार भी नहीं लाया था। जैसे ही वह अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलता है, वह मन ही मन फैसला कर लेता है कि अगर हालात खतरनाक हो गए तो वह तुरंत भाग जाएगा। अपने सामने क्या है इस पर ध्यान दिए बिना जैसे ही टैलिन अपना सिर उठाता है, राण झाड़ी की ओर पत्थर फेंक देता है। पत्थर सीधे टैलिन के सिर पर जाकर लगता है और उसके बालों का रंग देखते ही राण तुरंत पहचान जाता है कि वह एग्नी का सहायक है। उसी समय एग्नी भी टैलिन को देखने के लिए दौड़ कर आता है, जबकि राण तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और अपने फैसले पर पछताने लगता है, क्योंकि उसने अपनी ही पूरी योजना बिगाड़ दी थी। राण को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी उनसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी और अब उसकी बड़ी सावधानी से बनाई गई पूरी योजना बर्बाद होने वाली थी। दरअसल राण ने फॉर्मर इंपीरियल नाइट कमांडर एग्नी को इसलिए निशाना बनाया था क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के अनुसार वही आगे चलकर मेन प्रोटोगोनिस्ट का शिक्षक बनने वाला था, जो एक दिन पूरे एम्पायर को उलट पुलट कर देगा। रॉन की योजना थी कि वह खुद गोल्डन फॉक्स पकड़ ले और जब एगोनी वहां पहुंचे तो उस पर यह आरोप लगाए कि वह उसका शिकार चुराने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वह सजा के तौर पर एगोनी को ब्लैक स्टोन से भरा बैग दे देता और पूरी कंपटीशन के दौरान उसे वही बैग उठाकर घूमना पड़ता। लेकिन टैलिन को पत्थर लग जाने से राण की पूरी योजना बर्बाद हो जाती है और अब वह पूरी तरह उलझ जाता है कि आगे क्या करे। दूसरी तरफ एगोनी चारों ओर नजर दौड़ाकर यह समझने की कोशिश करता है कि आखिर किसी ने उसके सहायक पर हमला क्यों किया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पत्थर जानबूझकर फेंका गया था, लेकिन असली निशाना शायद वह खुद था और गलती से उसका सहायक घायल हो गया। कुछ मिनट बाद टैलिन को होश आता है और एग्नी उससे पूछता है कि अगर उसे हमलावर के बारे में कुछ याद हो तो बताए। ये सुनकर रॉन बेचैन हो जाता है, क्योंकि अगर यह अफवाह फैल गई कि उसने एम्पायर की सबसे ताकतवर फैमिलीज में से एक के मुखिया को मारने की कोशिश की थी, तो उसका अंजाम उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जैसे जैसे टैलिन याद करने की कोशिश करता है कि उसने क्या देखा था, वैसे वैसे रॉन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है और वह अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगता है। सौभाग्य से टैलिन को कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन तभी हालात अचानक और बिगड़ जाते हैं जब एग्नी को पास में किसी के छिपे होने का एहसास हो जाता है। राण इसी मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे एग्नी तुरंत सतर्क हो जाता है। वह टैलिन को पीछे रुकने के लिए कहकर तुरंत राण के पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ देर तक भागने के बाद राण पूरी तरह थक जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास अभी भी इतना भारी बैग था। उसे लगता है कि अब वह काफी दूर निकल आया है, इसलिए वह अपनी रफ्तार धीमी कर देता है, यह सोचकर कि एग्नी जैसा बूढ़ा आदमी अब उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद एग्नी घोड़े की तरह तेज दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाता है, जिससे राण झुंझला उठता है। उस तथाकथित हमलावर का पीछा करते हुए एग्नी उससे अपनी पहचान बताने के लिए कहता है, लेकिन रॉन का पूरा ध्यान केवल इस बात पर होता है कि एग्नी के हाथ लगने से पहले किसी तरह बच निकले। राण सोचता है कि अगर वह बैग छोड़ दे तो आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उस समय उसे अपने उस शरारती ब्लैक हॉर्स की बहुत याद आती है, या फिर काश वह भी उसी की तरह तेज दौड़ पाता। उसकी यही मजबूत इच्छा अचानक असर दिखाती है और उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है, जिससे वह सफलतापूर्वक एग्नी की पकड़ से निकल जाता है। एग्नी हैरान रह जाता है, क्योंकि जिसे वह लगभग पकड़ ही चुका था उसका कोई निशान नहीं मिलता। उसे पूरा यकीन था कि उसने उस आकृति को अपना रूप बदलते देखा था, लेकिन वह इस विचार को यह सोचकर नजरअंदाज कर देता है कि शायद उसकी बूढ़ी आंखों ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद एगोनी आसपास के कई पेड़ों को अपनी तलवार से तुरंत काट डालता है, फिर भी उसे घुसपैठिए का कोई सुराग नहीं मिलता और वह सोचने लगता है कि शायद वह पहले ही भाग चुका है। इस बीच राण खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसका शरीर पहले से कहीं हल्का हो गया है। वह सोचने लगता है कि शायद वह क्रो में बदल गया है, लेकिन अगले ही पल इस विचार को खारिज कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अभी भी दौड़ रहा है, उड़ नहीं रहा। तभी उसे पास से घोड़े के खुरों की आवाज सुनाई देती है और वह सोचता है कि शायद वह जिद्दी घोड़ा फिर से उसके पास लौट आया है। लेकिन अगले ही पल राण को एहसास होता है कि घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह खुद उसी ब्लैक हॉर्स में बदल चुका है। उधर हंटिंग ग्राउंड में डीटो पहले ही रशिया को कंपटीशन जीतने की बधाई देने लगता है, जबकि विजेता का फैसला अभी हुआ भी नहीं था। वह उससे पूछता है कि अपनी इच्छा के रूप में वह क्या मांगने वाला है। एक पल सोचने के बाद रशिया के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल जाती है
और वह बताता है कि उसके मन में पहले से ही कुछ है। दूसरी ओर रॉन दोबारा अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट आता है, लेकिन अब वह बेहद परेशान है क्योंकि उसकी पूरी योजना बर्बाद हो चुकी है और भागते समय वह ब्लैक स्टोन्स वाला बैग भी कहीं गिरा आया था। हालात से झुंझलाकर वह जमीन पर वैसे ही लौटने लगता है जैसे कोई बच्चा टॉफी न मिलने पर जिद कर रहा हो। लेकिन यह समझकर कि परेशान होने से कुछ नहीं बदलेगा, राण वापस अपने कदमों के निशान तलाशने का फैसला करता है ताकि उस बैग को ढूंढ सके। इस बीच एग्नी वापस वहीं लौटता है जहां उसने टैलिन को छोड़ा था और उससे पूछता है कि उसके सिर की हालत अब कैसी है। टैलिन उसे भरोसा दिलाता है कि हल्की चक्कर आने की परेशानी के अलावा वह बिल्कुल ठीक है। पीछा करने का नतीजा जानने की उत्सुकता में वह पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो एग्नी बताता है कि दुर्भाग्य से वह हमलावर को पकड़ नहीं सका क्योंकि उसकी बूढ़ी हड्डियां उसका पीछा करने के लिए काफी नहीं थीं। तभी टैलिन की नजर उस बैग पर पड़ती है जिसे एग्नी वापस लाया था और वह उसके बारे में पूछता है। एग्नी बताता है कि उसे वह रास्ते में पड़ा मिला था। बैग को ध्यान से देखने पर टैलिन पहचान जाता है कि यह एक लग्जरी आइटम है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसके अंदर सिर्फ पत्थर ही क्यों भरे हुए हैं। उसी समय पास के एक पेड़ के पीछे छिपा राण उनकी पूरी बातचीत बेचैनी से सुन रहा होता है। कुछ पल इंतजार करने के बाद वह अचानक छिपने की जगह से बाहर निकल आता है और ऐसा दिखावा करता है जैसे वह शुरू से इसी बैग को ढूंढ रहा था। एगोनी और टैलिन तुरंत उसे सम्मान देते हैं और एगोनी पूछता है कि क्या यह बैग उसी का है। राण जवाब देता है कि हाँ, यह उसी का है और वह भी सोच रहा था कि यह आखिर गायब कहाँ हो गया। फिर वह सख्ती से पूछता है कि कहीं उन्होंने उसका बैग चुराया तो नहीं। एग्नी तुरंत इस आरोप से इनकार करता है और समझाता है कि जंगल से गुजरते समय उसे यह बैग संयोग से मिला था, लेकिन रॉन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। तब एगोनी अपनी जान और अपने पूरे परिवार की इज्जत की कसम खाकर कहता है कि उसने बैग नहीं चुराया। इसके बाद राण पूछता है कि टैलिन के सिर से खून क्यों बह रहा है, तो एगोनी बस इतना कहता है कि यह एक छोटा सा हादसा था। उसी समय टैलिन सिर उठाकर राण की आंखों में देखता है और तुरंत पहचान जाता है कि यही वही हमलावर है। लेकिन जैसे ही टैलिन उसकी पहचान बताने वाला होता है, राण फुर्ती से उसका सिर पकड़ लेता है, जबकि एगोनी बीच बचाव करने के लिए लगभग आगे बढ़ जाता है। नाराज होते हुए राण टैलिन से सख्ती से पूछता है कि उसकी बात के बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई। वह उसे सबक सिखाने के लिए उसका सिर काट देने की धमकी देता है और एगोनी से अपनी तलवार उधार देने के लिए कहता है। ये सुनकर टैलिन डर के मारे लगभग रोने लगता है, जबकि एगोनी माफी मांगते हुए राण से टैलिन पर दया करने की विनती करता है। राण ताने मारते हुए एगोनी की तारीफ करता है कि वह एम्पायर का कितना वफादार इंपीरियल डॉग है, जिसे अपने सहायक की मौत सामने दिखाई देने पर भी जरा सा फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनते ही एग्नी को अपने बेटे के साथ कैरेज में सफर करते समय सड़क पर पड़ी उस लाश की याद आ जाती है। उसे और उकसाने के लिए रॉन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक दिन उसका बेटा भी बड़ा होकर एम्पायर का वफादार कुत्ता बनेगा। इसके बाद वह पत्थरों वाला बैग एग्नी को सौंप देता है और सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि यह एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है जिसे उसे हर समय अपने साथ रखना होगा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी। भीगे हुए कुत्ते की तरह एग्नी चुपचाप बैग ले लेता है और राण के आदेश का पालन करने के लिए सहमत हो जाता है। बैग उसे सौंपने के बाद राण वापस हंटिंग ग्राउंड की ओर चल पड़ता है और राहत महसूस करता है कि आखिरकार सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात को लेकर घबराया हुआ है कि उसकी एक्टिंग कहीं बहुत खराब तो नहीं थी। इसके अलावा उसे टैलिन के साथ किए गए व्यवहार का भी बुरा लगता है, लेकिन उसके अनुसार यह सब एग्नी के मन में एक बीज बोने के लिए जरूरी था ताकि कहानी आगे उसी दिशा में बढ़ सके जैसी वह चाहता था। दूसरी ओर टैलिन एग्नी से माफी मांगता है, लेकिन एग्नी उससे सिर्फ इतना कहता है कि उसे खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि वह राण के गुस्से से बच गया। इसके बाद वह टैलिन को आराम करने के लिए टेंट में लौट जाने का आदेश देता है, लेकिन तभी टैलिन बताता है कि उसे आखिरकार पहले वाले हमलावर के बारे में कुछ याद आ गया है। वह कहता है कि वह हमलावर निश्चित रूप से राण ही था, लेकिन एग्नी तुरंत सख्त आवाज में उसे आगे कुछ भी कहने से रोक देता है। उधर रॉन अपनी तैयारियों से संतुष्ट है और उस घटना का इंतजार कर रहा है जिसे इस हंटिंग कंपटीशन के दौरान एग्नी को अंजाम देना था। किताब के अनुसार यह घटना 1 साल बाद होने वाली थी, क्योंकि उस समय उसके बेटे की मौत होती है। लेकिन अब जबकि सब कुछ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, रॉन ने फैसला किया कि वह उस घटना को आगे खिसकाकर इसी हंटिंग कंपटीशन के दौरान घटित करवाएगा। हंटिंग ग्राउंड में वापस राया आखिरकार डीटो को बताता है कि वह एम्परर से टेम्पल के आसपास के इलाके को विकसित करने का अधिकार मांगने वाला है, ताकि इंपीरियल कैपिटल में रहने वाले आवारा लोगों को परेशान करने वाले कीड़ों की तरह वहां से साफ कर सके। किसी को भी यह पता नहीं है
कि हंटिंग ग्राउंड में होने वाली हर घटना के पीछे असली पपेट मास्टर रॉन ही है, जिसमें एग्नी को तय समय से पहले रॉयल फैमिली के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करना भी शामिल है, क्योंकि उसके अनुसार यह पहले से तय हो चुकी डेस्टिनी है। थोड़ी ही देर बाद राण एक क्रो के रूप में आसमान से नीचे उतरता है और एक झाड़ी के पीछे अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस बदल जाता है। नीचे आने से पहले उसने आसमान से अच्छी तरह देख लिया था कि कहीं कोई उस पर नजर तो नहीं रख रहा। जैसे ही वह छिपने की जगह से निकलकर कैंप्स की ओर बढ़ता है, रॉन अपने मन में उस बात को लेकर अपराध बोध महसूस किए बिना नहीं रह पाता जो वह एग्नी के साथ करने वाला है। पूरी स्थिति राण को ऐसा महसूस कराती है जैसे वह कोई खलनायक हो, लेकिन तभी उसे अचानक याद आता है कि किताब के अनुसार वह वास्तव में एक खलनायक ही है। वह अपनी योजना आगे बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी पहली राजकुमारी मेनेल अचानक उसके पास आ जाती है और उससे बेहद अपनापन दिखाने लगती है। ये देखकर राण थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि इस समय वह सबसे कम उसी से मिलना चाहता था। घबराहट के बावजूद राण उसे अभिवादन करता है, लेकिन मिनेल कहती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे भाई बहन हैं। इसके बाद मिनेल उससे उसके घोड़े के बारे में पूछती है और जानना चाहती है कि वह पैदल अकेला वापस क्यों लौटा। राण झूठ बोलते हुए कहता है कि उसका थोड़ा टहलने का मन था, इसलिए उसने घोड़े को क्वार्टर्स में छोड़ दिया। ये सुनते ही मिनेल के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वह सख्त लहजे में पूछती है कि रॉन उससे झूठ क्यों बोल रहा है। राण घबराकर अनजान बनने की कोशिश करता है। तब मिनेल बताती है कि जंगल में टहलते समय उसकी मुलाकात एक ब्लैक हॉर्स से हुई थी और उसे पता चला कि वह उसी का घोड़ा है। मिनेल यह भी बताती है कि उसने अपने नौकर को उस घोड़े को मार डालने का आदेश दे दिया था, क्योंकि जो जानवर रॉयल फैमिली की आज्ञा नहीं मानते वे मरने के ही लायक होते हैं। ये समझकर कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है, राण तुरंत माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि उसने केवल इसलिए झूठ बोला क्योंकि उसे यह मानने में शर्म आ रही थी कि उसका घोड़ा खो गया था। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि मिनेल उसे धीरे से सिर उठाने के लिए कहती है और भरोसा दिलाती है कि उसका उसे सजा देने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वह कहती है कि उसे केवल इस बात की राहत है कि वह सुरक्षित वापस लौट आया। जाने से पहले मिनेल उससे कहती है कि अगर उसे कभी दूसरे घोड़े की जरूरत पड़े तो वह बेझिझक उसके पास आ जाए। राण चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहता है और मन ही मन स्वीकार करता है कि मिनेल उन सबसे कठिन लोगों में से एक है जिनसे निपटना लगभग असंभव है, क्योंकि कोई भी कभी नहीं जान सकता कि उसके मन में वास्तव में क्या चल रहा है। वह यह भी सोचता है कि वह इतनी शांति से क्यों चली गई, जिससे उसे शक होने लगता है कि शायद उसकी एबिलिटी उस पर काम नहीं करती। उधर टेंट्स में एक डॉक्टर ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर शिकार के दौरान टैलिन घायल कैसे हुआ। दरअसल टैलिन ने झूठ बोल दिया था कि किसी जानवर का पीछा करते समय उसके सिर पर एक गिरता हुआ पत्थर आ लगा। डॉक्टर को यह कहानी बेहद अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वह इसे मान लेने का फैसला करता है। इसके बाद एगनी उससे पूछता है कि टैलिन को ठीक होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर बताता है कि बाहर से चोट मामूली दिख रही है, लेकिन अंदरूनी चोट काफी गंभीर है। वह आगे कहता है कि टैलिन को कम से कम 1 हफ्ते तक सख्त बेड रेस्ट की जरूरत होगी, लेकिन यह बात टैलिन को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे पूरी कंपटीशन छोड़नी पड़ेगी। वह कहता है कि एक सहायक होने के नाते उसका कर्तव्य है कि वह हर समय एगोनी के साथ रहे, लेकिन एगोनी उसे और बहस करने से रोक देता है और साफ कहता है कि फिलहाल उसकी रिकवरी सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर वह टैलिन को सलाह देता है कि क्लोजिंग सेरेमोनी तक आराम से सोए और हंटिंग कंपटीशन की जिम्मेदारी वह किसी दूसरे नौकर के साथ संभाल लेगा। टैलिन विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन एगनी अपने फैसले पर अडिग रहता है, इसलिए टैलिन के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसके बाद एगनी मजाक करते हुए कहता है कि वह तो हंटिंग ग्राउंड सिर्फ छुट्टियां मनाने आया है। टैलिन मुस्कुराते हुए याद दिलाता है कि काम शुरू करने के बाद से उसे एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली है। वह यह भी कहता है कि उसका सपना है कि पूरी जिंदगी बस खाता रहे और कुछ भी न करे, लेकिन क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपना सपना पूरा कर सके, इसलिए उसने सोचा कि कम से कम इस मौके का ही आनंद ले लिया जाए। टैलिन का सपना पूरा करने का निश्चय करते हुए एगनी पूरे विश्वास से कहता है कि वह हंटिंग कंपटीशन जीतेगा और अपनी इच्छा के रूप में गोल्ड माइन के डेवलपमेंट राइट्स मांगेगा। कुछ ही देर बाद टैलिन सो जाता है और एगनी उसके पास एक चिट्ठी छोड़कर बाहर निकल जाता है। तभी उसके मन में राण द्वारा उसे पहले लॉयल डॉग कहे जाने की बात बार बार घूमने लगती है। नींद न आने पर वह ताज़ी हवा लेने बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन उससे पहले राण के आदेश के अनुसार पत्थरों वाला बैग भी अपने साथ उठा लेता है। टहलते हुए एगनी को वह दिन याद
आता है जब वह अपने बेटे के साथ टेम्पल गया था और उसने उसे उस व्यक्ति की कहानी सुनाई थी जिसके सम्मान में वह टेम्पल बनाया गया था। बहुत समय पहले दुनिया पूरी तरह अराजकता में डूबी हुई थी, तभी स्वर्ग से उद्धार का एक अस्तित्व धरती पर उतरा था। एगनी का बेटा इस कहानी को अनगिनत बार पढ़ चुका था। उस महान अस्तित्व का नाम सिएरा द ग्रेट था, जिसे देवताओं का अवतार माना जाता था और जिसके पास रहस्यमयी शक्तियां थीं। कहा जाता था कि उसने उन सभी लोगों को परास्त कर दिया था जो अंतहीन युद्ध छेड़े हुए थे। 1000 साल से भी पहले सिएरा ने इस एकीकृत एम्पायर का नाम एरेन रखा था। एग्नी ने अपने बेटे से कहा था कि सिएरा वही व्यक्ति था जिसने उस इंपीरियल फैमिली की स्थापना की थी जिसकी सेवा वे आज करते हैं। वर्तमान में लौटकर एग्नी अपने प्यारे बेटे फ्लिन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। कभी उसने फ्लिन से आग्रह किया था कि वह भी उसके नक्शे कदम पर चले और इंपीरियल फैमिली की एक गौरवशाली तलवार बने, लेकिन अब एग्नी उसी फैसले पर सवाल उठाने लगा था। जैसे ही वह रुककर सूर्योदय को देखता है, एग्नी सोचने लगता है कि आखिर वह सिर्फ इसलिए पत्थरों से भरा हुआ एक बैग क्यों उठा रहा है क्योंकि रॉयल फैमिली के एक सदस्य ने उससे ऐसा करने को कहा था। इससे वह खुद से सवाल करने लगता है कि क्या वह यह सब अपनी वफादारी की वजह से कर रहा है या फिर सिर्फ आदत के कारण। तभी दूर से एक हॉर्न बजता है जो हंट के खत्म होने का संकेत देता है। जैसे ही सभी लोग इवेंट समाप्त करने के लिए टावर पर इकट्ठा होते हैं, भीड़ यह देखकर हैरान रह जाती है कि राया पूरी रात शिकार करता रहा और उसने इतना बड़ा हॉल इकट्ठा कर लिया कि उसका पैलेस अपने आप ही विजेता बन गया। हंटिंग कंपटीशन 4 दिनों तक चलने वाली थी, लेकिन अब उसे समय से पहले ही खत्म करने का फैसला किया जाता है क्योंकि फर्स्ट प्रिंस ने केवल एक ही रात में जंगल के लगभग सभी बीस्ट्स का सफाया कर दिया था। हंटिंग कंपटीशन का विजेता घोषित करने के बाद एम्परर उससे उसकी इच्छा बताने के लिए कहते हैं। पूरी भीड़ सांस रोककर इंतजार करने लगती है कि आखिर राया क्या मांगेगा। बताया जाता है कि पिछली कंपटीशन जीतने वाले 4th प्रिंस ने बॉर्डर रीजन्स के नोमैड्स का सफाया करने का अधिकार मांगा था। इस पर रिया एम्परर से सिएरा टेम्पल के आसपास फैल चुके वेग्रेंट्स को खत्म करने का अधिकार मांगता है क्योंकि अब वे टेम्पल की गरिमा और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। यह सुनते ही एग्नी पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि वह कल्पना करने लगता है कि ऐसे आदेश से कितना भयानक रक्तपात होगा। उसी दिन सड़क पर देखी गई लाश की यादें और अपने बेटे के बारे में विचार उसके मन में उमड़ पड़ते हैं। खुद को हमेशा रॉयल फैमिली का वफादार कुत्ता कहलाने का विचार आखिरकार उसे सीमा तक पहुंचा देता है और वह काम करने का फैसला कर लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने बेटे से मन ही मन माफी मांगते हुए कि वह जो करने जा रहा है उसके लिए उसे क्षमा कर दे, एग्नी अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लेता है जिससे पूरी भीड़ में हलचल मच जाती है। उधर टेंट के अंदर रैन अचानक टैलिन को जगा देता है। टैलिन जल्दी से खड़े होकर उसका स्वागत करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी तेजी से उठने के कारण जमीन पर गिर पड़ता है। रैन उसे सलाह देता है कि धीरे धीरे उठा करे वरना सिर में तेजी से ब्लड चढ़ने की वजह से बेहोश हो सकता है। वह टैलिन से डॉक्टर से एंटीबायोटिक्स मांगने के लिए भी कहता है, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि शायद इस युग में एंटीबायोटिक्स जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं होगी। टैलिन हैरान होकर पूछता है कि रॉन उसके टेंट में क्यों आया है, तो रॉन बस इतना कहता है कि हंटिंग कंपटीशन की क्लोजिंग सेरेमनी में एग्नी शायद किसी मुश्किल स्थिति में पड़ने वाला है। ये सुनते ही टैलिन तुरंत बाहर भागता है ताकि समझ सके कि रैन का क्या मतलब था। वह भीड़ को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है और अपने बॉस को खोजने लगता है। सबसे आगे पहुंचने पर टैलिन देखता है कि एग्नी इंपीरियल फैमिली के सामने घुटनों के बल बैठा है और चारों ओर आर्म्ड गार्ड्स ने उसे घेर रखा है। रासिया गुस्से में पूछता है कि एग्नी ने सेरेमनी के बीच में बाधा डालने की हिम्मत कैसे की। एग्नी विनम्रता से एम्परर से अनुरोध करता है कि टेम्पल के आसपास फैले वेग्रेंट्स को साफ करने का कार्य फीटस फैमिली को सौंप दिया जाए क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही सिएरा द ग्रेट की सेवा की है। वह यह भी याद दिलाता है कि उसका परिवार 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक इंपीरियल फैमिली की रक्षा करता आया है, इसलिए टेम्पल की सफाई जैसा छोटा कार्य भी उसके परिवार को ही दिया जाना चाहिए। इंपीरियल हाउस के प्रति एग्नी की वर्षों की वफादार सेवा पर कुछ पल विचार करने के बाद एम्परर उसकी यह मांग स्वीकार कर लेते हैं, जिससे रासिया स्तब्ध रह जाता है। लेकिन एम्परर साथ ही एग्नी को डांटते भी हैं कि उसने उसी वफादारी का इस्तेमाल रॉयल फैमिली की इच्छा के विरुद्ध खड़े होने के लिए किया। उसकी इस धृष्टता की सजा के रूप में एम्परर उसे फर्स्ट प्रिंस के हवाले कर देते हैं और रासिया खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेता है। एग्नी को खत्म करने की तैयारी करते हुए रासिया उसे याद दिलाता है कि उसके अपराध की सजा तुरंत मृत्यु है। एग्नी बिना किसी विरोध के अपनी सजा स्वीकार कर लेता है,
जबकि टैलन दर्शकों के बीच से यह सब बेबस होकर देखता रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता। उसी समय रान भी भीड़ में मौजूद होता है और संतुष्टि के साथ देखता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा है। हालांकि वह उम्मीद करता है कि उसका दूसरा पॉन पीस भी कहीं दूर से यह सब देख रहा होगा। जैसा रैन ने पहले ही अनुमान लगाया था, नॉवल का मेन प्रोटैगोनिस्ट पास की एक स्ट्रीम के किनारे मौजूद होता है और अचानक स्ट्रीम का पानी टावर ग्राउंड्स की दिशा में बहने लगता है। पूरी तरह निश्चित न होने के बावजूद रैन केवल यही उम्मीद कर सकता है कि प्रोटैगोनिस्ट रेटेल वहीं मौजूद हो और एगोनी की एग्जीक्यूशन के साथ साथ रॉयल फैमिली की उस क्रूरता को अपनी आंखों से देखे जिसका सामना उसे इस नॉवल के मेन कैरेक्टर के रूप में आगे करना है। वापस क्लोजिंग सेरेमनी में फीटस फैमिली का हीरो एगोनी, जिसने बैटलफील्ड पर अनगिनत योगदान दिए थे और जो कभी फॉर्मर इंपीरियल नाइट कमांडर के रूप में सम्मानित था, अब इंपीरियल फैमिली का अपमान करने के कारण एक अपराधी घोषित किया जा चुका है। एम्पायर के फर्स्ट प्रिंस के अधिकार का उपयोग करते हुए रासिया उसकी एग्जीक्यूशन की तैयारी करता है। सबकी आंखों के सामने, जबकि कोई भी कुछ करने में सक्षम नहीं होता, रासिया वाटर मैनिस से एगनी को पूरी तरह घेर लेता है और हर व्यक्ति भय से यह दृश्य देखता रह जाता है। उसी समय एग्नी सांस लेने के लिए बुरी तरह संघर्ष करता है क्योंकि पानी उसे पूरी तरह निगल चुका होता है। उस छोटे से पल में वह टैलन को देखता है जो उसे रोक रहे लोगों की पकड़ से छूटने की बेताब कोशिश कर रहा होता है, जिससे एग्नी सोचने लगता है कि वह यहाँ क्यों आया। एग्नी चाहता था कि पहले चक्कर आने के बाद टैलन पूरी सेरेमनी के दौरान सोता रहे, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वह केवल सोने का नाटक कर रहा था। फिर भी एग्नी को यह देखकर राहत मिलती है कि टैलन सुरक्षित है। हालांकि उसे इस बात का दुख भी होता है कि उनकी आखिरी विदाई इस तरह हो रही है। अपनी अंतिम इच्छा के रूप में वह मन ही मन प्रार्थना करता है कि उसके जाने के बाद टैलन फ्लिन का ख्याल रखे। तभी एग्नी की नजर भीड़ में खड़े रैन पर पड़ती है, जो मानो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पानी के उस गोले के अंदर होने की वजह से एग्नी उसकी एक भी बात नहीं सुन पाता। वह रैन के होंठों पर ध्यान देता है और आखिर समझ जाता है कि रैन उससे कह रहा है कि अभी उसकी मरने की बारी नहीं आई है। उसी समय राजिया एग्नी को कैद किए हुए पानी के गोले को आसमान में बहुत ऊंचाई तक उछाल देता है और फिर पूरी ताकत से दूर फेंक देता है, उम्मीद करते हुए कि इस टक्कर से आखिरकार उस बूढ़े आदमी का अंत हो जाएगा। हर कोई बेचैनी से एग्नी को उसकी कथित मौत की ओर जाते हुए देखता रहता है, यहाँ तक कि अपने दूर स्थित कासल में मौजूद फ्लिन भी आसमान से गिरती हुई उस चीज को देख लेता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसके पिता उसी के अंदर फंसे हुए हैं। दूसरी ओर हंटिंग ग्राउंड के दूसरे छोर पर रटल तेजी से गिरते हुए उस पानी के गोले का पीछा करता है ताकि देख सके उसके अंदर क्या है, लेकिन वह इतना धुंधला होता है कि कुछ समझ नहीं आता। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि उसके अंदर एक इंसान है, इसलिए वह तुरंत आसमान में छलांग लगाकर अंदर फंसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह समय पर नहीं पहुंच पाता और पानी का वह गोला एगोनी समेत नीचे खाई में गिर जाता है। रटल उसे बचा न पाने के अपराध बोध में दूर उस दिशा की ओर देखता रह जाता है जहां पानी का गोला गिरा था। इस बीच टैलन पूरी तरह टूट चुका होता है। वह केवल एग्नी के बूट्स और खाली शीथ को घूरता रह जाता है। भीड़ आपस में फुसफुसाने लगती है कि अब जबकि फीटस फैमिली अपने नेता को खो चुकी है, उसका भविष्य क्या होगा। इसके बाद एम्परर घोषणा करते हैं कि यह प्रदर्शन समाप्त हो चुका है और उनके एक अधिकारी सभी को बताते हैं कि मुख्य क्लोजिंग सेरेमनी दोपहर में आयोजित की जाएगी। राया संतोष के साथ अपने हाथ झाड़ता है, मानो उसने एक और कीड़े का सफाया कर दिया हो। वह गर्व से टावर ग्राउंड से बाहर निकलता है और उसके गुजरते ही सभी लोग झुककर उसे सम्मान देते हैं, यहाँ तक कि टैलन के पास भी सम्मान में सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जबकि भीड़ लगातार एग्नी और फीटस फैमिली का मजाक उड़ाती रहती है। प्रिंस के जाने के बाद टैलन चुपचाप मुड़ता है और एक गद्दार का बोझ अपने ऊपर लिए वहां से चल पड़ता है। भीड़ में खड़ा रैन ये सब देखता है और उसके मन में अपराध बोध पैदा होता है, क्योंकि वह जानता है कि टैलन एग्नी के बहुत करीब था और इस समय उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होगा। फिर भी रॉन को विश्वास होता है कि टैलन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। वापस टेंट में टैलन को एग्नी का एक पत्र मिलता है जिस पर फीटस फैमिली की मुहर लगी होती है। उस पत्र में एग्नी लिखता है कि उसे पहले से अपनी मृत्यु का आभास था और वह टैलन से प्रार्थना करने को कहता है कि वह उनके स्वर्ग टेरम तक पहुंच सके। वह फ्लिन की जिम्मेदारी भी टैलन को सौंपता है और भरोसा दिलाता है कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। एग्नी की बातों से भावुक होकर टैलन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह आगे पढ़ता है और जानता है कि यदि एग्नी के साथ कुछ हो जाए तो उसने टैलन को फीटस फैमिली का कार्यवाहक मुखिया नियुक्त किया है।
एगोनी के अंतिम आशीर्वाद का बोझ अपने दिल में लिए टैलेंट पत्र पूरा पढ़ता है और वहीं गिर पड़ता है। हंटिंग कंपटीशन के कुछ दिनों बाद रॉन रोजाया से मिलने जाता है, जो कंपटीशन के दौरान अपने मैनीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण उसके दुष्प्रभाव झेल रहा होता है। रॉन उसे बताता है कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है, लेकिन रोसिया इसका दोष रॉन पर डालता है क्योंकि उसी ने वादा किया था कि ब्लैक स्टोन उसके प्रदूषित मैनीज को सोख लेगा। वह धमकी देता है कि अगर रॉन ने उसे सही जवाब नहीं दिया तो वह उसे खत्म कर देगा। इस पर रॉन समझाता है कि मैनीज को जल्दबाजी में बाहर निकालना उसकी हालत और बिगाड़ देगा, जबकि अगर उन्हें धीरे धीरे बाहर निकाला जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यह सुनकर रिया गुस्से से भर उठता है और मन ही मन कसम खाता है कि पूरी तरह ठीक होते ही रॉन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हालांकि रॉन अच्छी तरह जानता है कि राजिया इस समय क्या सोच रहा है, लेकिन उसे इसकी कोई चिंता नहीं होती क्योंकि यह बीमारी ऐसी नहीं है जो एक ही बार में ठीक हो जाए। इसके अलावा राजिया अपनी जान बचाने के लिए ब्लैक स्टोन की सप्लाई पर निर्भर है, इसलिए फिलहाल वह कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठा सकता। इस समय रॉन को केवल एक बात का अपराध बोध है कि उसने सुना है हंटिंग कंपटीशन के बाद से टैलेंट कोमा में है। उसे डर है कि कहीं टैलेंट सचमुच मर न जाए, लेकिन उसकी यह चिंता बेकार साबित होती है क्योंकि दूसरी जगह टैलेंट आखिरकार होश में आ जाता है। ऐसा लगता है कि टैलेंट ने कोमा के दौरान अपने शरीर में काफी बदलाव झेले हैं। होश में आने के बाद वह कुछ पल यह समझने की कोशिश करता है कि वह कहाँ है। उसका अधीनस्थ पेल तुरंत उसे सहारा देकर उठाने दौड़ता है क्योंकि उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन टैलेंट उसे झटक देता है। पेल उसे बताता है कि वह 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय तक कोमा में था और किसी भी पल गिर सकता है, लेकिन टैलेंट जिद करता है कि वह यंग ड्यूक फ्लिन से मिलेगा। इसके बाद वह पेल से फीटस फैमिली की मौजूदा स्थिति के बारे में पूछता है और पेल समझाता है कि उनके सभी बिजनेस पार्टनर्स ने उनसे अपने संबंध तोड़ लिए हैं। वह यह भी बताता है कि कासल के कई कर्मचारी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और परिवार गंभीर आर्थिक तंगी में है। पेल कहता है कि वे रॉयल फैमिली से मदद भी नहीं मांग सकते क्योंकि एग्नी को ट्रेटर घोषित किया जा चुका है। जैसे तैसे टैलेंट खुद को यंग ड्यूक से मिलने के लिए आगे बढ़ाता है, तभी फ्लिन खुद हॉलवे में उससे मिलने आ जाता है। टैलेंट तुरंत उसके पास जाकर विनम्रता से उसका अभिवादन करता है, जबकि फ्लिन उसकी सेहत के बारे में पूछता है। टैलेंट उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है, जिसके बाद वह उसे चिंता में डालने के लिए माफी मांगता है। फ्लिन फिर टैलेंट को बताता है कि परिवार में बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं और यहाँ तक कि एग्नी के फ्यूनरल की तैयारियां भी अभी तक रुकी हुई हैं। टैलेंट कुछ कह पाता उससे पहले वे कुछ नौकरों को फ्लिन के बारे में बुरी बातें करते हुए सुन लेते हैं, जो उसके पिता के लिए उसे मनहूस ठहरा रहे होते हैं। जाहिर तौर पर ड्यूक एस्टेट में यह अफवाह फैल चुकी है कि फ्लिन एक वेग्रेंट है, इसलिए एग्नी ने रॉयल फैमिली के खिलाफ जाने जैसा पागलपन किया। हर कोई इस अफवाह पर विश्वास कर रहा है क्योंकि ड्यूक फ्लिन की उम्र का बच्चा होने के हिसाब से बहुत ज्यादा बूढ़ा दिखाई देता है। इसके बाद वे नौकर फैसला करते हैं कि उन्हें एस्टेट छोड़कर भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि उन्हें भी एम्पायर के ट्रेटर्स घोषित कर दिया जाए। यह सुनकर टैलेंट टूट जाता है क्योंकि ट्रेटर का दाग ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से मिटाया जा सके। वह तुरंत पेल को आदेश देता है कि उन अफवाह फैलाने वाले नौकरों को पकड़कर उनकी जुबान काट दी जाए ताकि फ्लिन के बारे में झूठी अफवाह फैलाने वालों के लिए यह एक उदाहरण बन सके। पेल इस आदेश से चौंक जाता है, लेकिन टैलेंट की घूरती नजर देखते ही तुरंत उसका पालन करने का फैसला कर लेता है। टैलेंट फिर घोषणा करता है कि वे एग्नी का कोई फ्यूनरल नहीं करेंगे, जिसे सुनकर फ्लिन विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन टैलेंट उसे बता देता है कि अब एग्नी को फीटस फैमिली का सदस्य नहीं माना जाएगा। फ्लिन पूछता है कि वह ऐसा फैसला क्यों ले रहा है और टैलेंट सिर्फ इतना कहता है कि एक्टिंग हेड होने के नाते उसका कर्तव्य है कि फ्लिन के बालिग होने तक वह फीटस फैमिली की रक्षा करे। टैलेंट दृढ़ता से घोषणा करता है कि वह फीटस फैमिली की इज्जत की रक्षा करने और उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। दूसरी ओर आर्या अपने कास्टल में उस अजीब बीमारी की वजह से फंसे रहने के कारण भयंकर गुस्से में है। गुस्से से भरा हुआ वह इसका पूरा दोष रॉन पर डालता है और कसम खाता है कि जैसे ही वह ठीक होगा उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। उनकी पिछली मुलाकात के दौरान रॉन ने उससे कहा था कि वह सबको बता दे कि वह इंपीरियल फॉरेस्ट में जा रहा है, जबकि असलियत में उसे अपने कमरे में ही रहना होगा। रिया समझ नहीं पाया कि वह ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम क्यों करेगा, लेकिन रॉन ने समझाया कि उसे फॉरेस्ट के अंदर कुछ काम निपटाना है और वह नहीं चाहता कि कोई उसे परेशान करे, इसलिए वह रिया का नाम इस्तेमाल करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि फर्स्ट प्रिंस इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर है, कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। रिया सोचता है कि रॉन आखिर क्या योजना बना रहा है, लेकिन रॉन उससे कहता है कि वह सिर्फ इलाज के लिए वहां जा रहा है। रॉन घमंड से उसे कहता है कि वह चुपचाप अपने कमरे में ही रहे,
लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि रिया अचानक उसका गला पकड़कर उसे दीवार से दे मारता है और दबी आवाज में उसे गालियां देने लगता है। रिया इस बात से बेहद गुस्से में है कि रैन सिर्फ इसलिए उसके सामने बेअदबी से पेश आ रहा है क्योंकि उसके पास उस अजीब बीमारी के लक्षणों को कम करने का तरीका है। रिया उसे उसकी औकात दिखाना चाहता है। मानिस वाटर से अपनी पकड़ और कसते हुए रिया धमकी देता है कि वह एम्पायर के स्कॉलर्स को बुलाकर उस इलाज का राज निकलवाएगा जिसे रॉन उससे छिपा रहा है। रॉन की बेअदबी अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण राया उसका गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉन बिल्कुल भी नहीं घबराता और मुस्कुरा देता है। वह शांत स्वर में राजा से कहता है कि वह जल्दी से उन तथाकथित स्कॉलर्स को बुला ले क्योंकि मानिस का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने की वजह से उसकी उम्र एक बार फिर कम हो गई है। ठीक उसी पल राजा रॉन का गला पकड़े नहीं रह पाता और जोर जोर से खून की खांसी करने लगता है। अपनी गर्दन सीधी करते हुए रॉन राजा को बताता है कि अगर उसने इलाज रोक दिया तो वह पूरे 1 हफ्ते तक हिल भी नहीं पाएगा। वह उसे यह भी याद दिलाता है कि जब इंपीरियल फैमिली को पता चलेगा कि उनका अगला एम्परर गंभीर रूप से बीमार पड़ चुका है, तब उसे बचाने का तरीका ढूंढने के बजाय किसी और को अगला एम्परर बना दिया जाएगा। हालांकि उसे पता है कि रॉन शायद सही कह रहा है, फिर भी रिया जिद पर अड़ा रहता है और उस पर गालियां बरसाता रहता है। लेकिन रॉन उसे सख्ती से चेतावनी देता है कि अगर वह मरना नहीं चाहता तो अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करे। रैन उसे यह भी बता देता है कि उसके पास उसकी बेबी सिटिंग करने का धैर्य नहीं है। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, रॉन उसे चेतावनी देता है कि उस पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजना बंद कर दे क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खासियत बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना है। वैसे भी रिया की रैन की गतिविधियों पर नजर रखने की हर कोशिश अब तक नाकाम रही है, इसीलिए रैन उससे कहता है कि बेवजह हंगामा करना बंद करे क्योंकि इससे सिर्फ इलाज में देरी होती है और दोनों ही थक जाते हैं। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले राया अचानक उससे पूछता है कि यह सब करने के पीछे उसका मकसद क्या है। रैन कोई जवाब नहीं देता, लेकिन कौवे का रूप लेकर जंगल की ओर उड़ते समय मन ही मन स्वीकार करता है कि उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी तयशुदा मौत से बचना है। जंगल के ऊपर उड़कर यह पक्का करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, रैन एक छोटा सा बैग लेकर इंपीरियल फॉरेस्ट के अंदर उतरता है। असल में इंपीरियल फॉरेस्ट को खाली करवाने की वजह यह थी कि वह अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी पर खुलकर प्रयोग करना चाहता था। घोड़े में बदलने के बाद रैन को लगा कि शायद वह दूसरे जानवरों में भी बदल सकता है, जिससे यह शक्ति और भी जबरदस्त बन जाएगी। आज उसने तय किया कि वह इस शक्ति का सही तरीके से अध्ययन करेगा और इसे पूरी तरह समझेगा ताकि इसकी पूरी क्षमता का पता लगा सके। सबसे पहले रैन यह जानना चाहता है कि किसी खास जानवर में बदलने के लिए कौन सी शर्त पूरी करनी पड़ती है। उसके दिमाग में सबसे पहले कांटेक्ट का ख्याल आता है क्योंकि उसने कौवे और घोड़े दोनों को छुआ था। इस थियरी को परखने के लिए रैन एक जाल बिछाता है ताकि कुछ छोटे जानवर पकड़ सके और उन पर प्रयोग कर सके। रैन नोट करता है कि जाल थोड़ा साधारण है, लेकिन इंपीरियल किचन से लाई गई बेहतरीन बेरीज की वजह से यह ठीक से काम कर जाना चाहिए। जाल पूरा करने से पहले ही रैन को पेड़ में सरसराहट की आवाज सुनाई देती है और तभी अचानक एक गिलहरी सामने आ जाती है। जाल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए रैन सोचता है कि क्या वह इस जानवर को पकड़ पाएगा, लेकिन अगले ही पल गिलहरी बिना किसी डर के उसके हाथ में रखे मेवे लेने के लिए दौड़ पड़ती है, जिससे रैन हैरान रह जाता है। रैन सोचता है कि यह छोटी सी गिलहरी उससे इतनी घुल मिलकर क्यों पेश आ रही है, जबकि हो सकता है कि वह कोई बुरा इंसान हो जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। इस बात को एक तरफ रखकर वह ट्रांसफॉर्मेशन आजमाने का फैसला करता है क्योंकि उसका गिलहरी से कांटेक्ट हो चुका है, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, रैन गिलहरी में बदल नहीं पाता। इसलिए वह फिर से सोचने लगता है कि शायद ट्रांसफॉर्मेशन के समय की परिस्थिति भी मायने रखती है। उदाहरण के लिए, जब वह बेतहाशा उड़ना चाहता था तब वह कौवा बन गया था, और जब वह बहुत तेज दौड़ना चाहता था तब वह घोड़े में बदल गया था। अब वह सोचने लगता है कि आखिर उसे ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे वह गिलहरी में बदल सके। जब वह इसी बारे में सोच रहा होता है, तभी कुछ पल पहले तक उसके सबसे अच्छे दोस्त जैसी बर्ताव करने वाली वही गिलहरी अचानक उसका बैग छीनकर पेड़ पर चढ़ जाती है। रैन घबराकर उस छोटे से जीव को आवाज लगाता है और उसके पीछे भागते हुए किसी तरह बैग का हैंडल पकड़ लेता है, लेकिन किसी वजह से यह गिलहरी तो मानो खुद गोकू से भी ज्यादा ताकतवर निकलती है क्योंकि रॉन उसे नीचे खींच ही नहीं पाता। इसके बाद रैन और उस ताकतवर गिलहरी के बीच जोरदार टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है कि आखिर कौन ज्यादा देर तक टिकेगा। लेकिन इसी दौरान बैग का पट्टा टूट जाता है
और रान सीधे जमीन पर जा गिरता है। उस रात एना खाना लेकर रैन के कमरे के दरवाजे पर आती है और रैन उसे अंदर आने के लिए कहता है। फिर भी एना थोड़ी असहज रहती है क्योंकि उसने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि जब तक वह खुद न बुलाए उसके कमरे के पास न आए। एना उस समय चौंक जाती है जब वह रॉन को फटे पुराने कपड़ों में बिल्कुल किसी होमलेस आदमी जैसा देखती है। रैन उससे चिंता न करने के लिए कहता है और समझाता है कि पैलेस के सामने टहलते समय उसके कपड़े गंदे हो गए। रैन राहत की सांस लेता है जब एना इस बहाने पर यकीन कर लेती है क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले वह उसे कौवे में बदलते हुए लगभग देख चुकी थी। रैन थका हुआ और परेशान है क्योंकि इंपीरियल फॉरेस्ट जाने का उसका असली उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। उसकी जगह वह पूरा दिन उस गिलहरी के पीछे पूरे जंगल में भागता रहा और आखिर में उसकी हालत पूरी तरह खराब हो गई। इसके बाद रान एना को नए कपड़े लाने का आदेश देता है ताकि वह नहाकर उन्हें पहन सके और फिर खाना खाए। एना आदेश मान लेती है, लेकिन जब वह उससे बैग के बारे में पूछती है तो रॉन नीचे देखता है और पता चलता है कि वह गिलहरी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ गई है। इससे पहले कि रैन उसे पकड़ पाता, गिलहरी बैग से बाहर निकलकर भाग जाती है। ये देखकर एना डर जाती है कि कहीं वह निकम्मा प्रिंस इस बेचारी गिलहरी को परेशान न करे। वह उससे गिलहरी को छोड़ देने की विनती करती है और कहती है कि वह उसे कासल के बाहर छोड़ आएगी, लेकिन रैन उसे अपने कपड़े लाने के लिए कहता है। एना एक पल के लिए उलझ जाती है, तभी रान उस पर चिल्लाकर याद दिलाता है कि उसने अभी उसे आदेश दिया है। एना तुरंत इतनी तेजी से बाहर भागती है मानो फ्लैश हो, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वह समय पर लौट आएगी, इससे पहले कि रैन उस छोटे से जीव का काम तमाम कर दे। लेकिन कपड़े लेकर लौटते समय उसकी टक्कर फर्स्ट प्रिंसेस मेनल से हो जाती है। मेनल तुरंत उसे रॉन की मेड के रूप में पहचान लेती है और पूछती है कि वह इतनी जल्दी में क्यों है। एना प्रिंसेस का अभिवादन करती है, जिसके बाद वह घबराकर मेनल से अपनी जान बख्श देने की विनती करती है। मेनल उस पर इंपीरियल प्रॉपर्टी चुराने का आरोप लगाती है, लेकिन एना इस आरोप से इनकार कर देती है। पानी से बाहर निकली मछली की तरह कांपते हुए वह बताती है कि पैलेस के सामने टहलते समय रॉन के कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए उसने उसे नए कपड़े लाने के लिए कहा। मेनल उसे बताती है कि उसे धोखा देना नामुमकिन है। फिर वह एना के सिर पर हाथ रखकर उसका मन पढ़ती है ताकि पता लगा सके कि वह सच बोल रही है या अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। एना की यादों में मेनल रॉन की बिखरी हुई हालत देखती है और समझ जाती है कि उसका छोटा भाई गार्डन में टहलने के बजाय वास्तव में इंपीरियल फॉरेस्ट गया था, जबकि उसने मेड से कुछ और कहा था। उधर रॉन अब भी जिद्दी गिलहरी को पकड़ने में लगा हुआ है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। सिर्फ गिलहरी को मानने के लिए रैन उससे वादा करता है कि वह उसे वापस इंपीरियल फॉरेस्ट छोड़ आएगा, लेकिन गिलहरी मानो रैन को ही परेशान करने पर तुली हुई है। रैन को चिंता होती है कि अगर यह छोटा सा रोडेंट उसके कमरे में इधर उधर घूमता रहा तो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इसके अलावा वह उसकी छीं छीं की आवाज भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसे अपनी पिछली जिंदगी के उस घटिया अपार्टमेंट की याद दिलाती है जहां चूहे दीवारों को खरोंचते रहते थे। पूरी कहानी पहले ही उसकी याद वाली ओरिजिनल स्टोरी से अलग दिशा में जा चुकी थी, जो उसके लिए सिरदर्द बनी हुई थी, और अब यह गिलहरी उसका सब्र पूरी तरह खत्म करने पर तुली हुई थी। रैन आगे झपटता है और इस बार वह आखिरकार गिलहरी को पकड़ लेता है। वह उसे वापस बैग में डालने ही वाला होता है कि गिलहरी उसे काट लेती है, जिससे रैन उसे छोड़ देता है। रैन गिलहरी पर चिल्लाता है कि उसने रॉयल्टी के हाथ को काटा है, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी करके दीवार पर चढ़ जाती है और रॉन की पहुंच से बाहर निकल जाती है। रैन सोचने लगता है कि वह उसे बिना भागने दिए कैसे पकड़े। आखिर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तरीका आता है, खुद गिलहरी में बदल जाना। वह पूरी तरह ध्यान लगाकर कोशिश करता है, लेकिन जब वह हार मानने ही वाला होता है तभी उसे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान होने वाली वही जानी पहचानी झंझनाहट महसूस होने लगती है। कुछ ही देर में वह गिलहरी में बदल जाता है और आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि किसी खास जानवर में बदलने की असली शर्त क्या है। लेकिन रैन जश्न मना पाता उससे पहले ही वह जिद्दी गिलहरी अचानक दीवार से नीचे छलांग लगा देती है, मानो उसके धैर्य की परीक्षा ले रही हो। ये जानते हुए कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर वह मर सकती है, रैन तुरंत वापस इंसान बन जाता है और उसे पकड़ने के लिए आगे कूद पड़ता है। तभी दरवाजे के बाहर से एना की आवाज गूंजती है, जो मिनेल को बिना अनुमति कमरे में घुसने से रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मिनेल उसकी बात अनसुनी कर देती है और दरवाजा खोलकर अंदर चली आती है। वह बेझिझक कहती है कि उसे अपने छोटे भाई के सामने किसी तरह की झिझक दिखाने की जरूरत नहीं है। मिनेल अभी शिकायत ही कर रही होती है कि तभी उसकी नजर पास में मौजूद एक छोटे से काले साए पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वह बस एक गिलहरी है जो दूसरी गिलहरी से चिपकी हुई है। मिनेल तुरंत घिन से भर जाती है कि रैन ने रॉयल रेजिडेंस के अंदर जंगली जानवरों को खुला घूमने दिया है, जबकि एना उस दृश्य की जबरदस्त प्यारी झलक देखकर
पूरी तरह मोहित हो जाती है। वहीं दूसरी ओर इस समय गिलहरी बने रान की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका राज खुल न जाए। अगले दिन तक रान और वह जिद्दी गिलहरी सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। जाहिर तौर पर पिछली रात उसके यकीन में बदलने के बाद से गिलहरी लगातार रान से चिपकी हुई थी, जिससे रान सोचने लगता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने उसे उस जानलेवा गिरावट से बचाया था। रॉन को उसे वापस इंपीरियल फॉरेस्ट छोड़कर आना एक झंझट लगता है, इसीलिए वह फिलहाल उस छोटे से जीव को अपने पास ही रखने का फैसला करता है। रैन खुश था कि इस पूरे हंगामे की वजह से आखिरकार उसे किसी खास जानवर में बदलने की अजीब शर्त समझ आ गई। कौवे, घोड़े और गिलहरी में बदलने से पहले तीनों में एक बात समान थी, और वह यह कि रान ने उन सभी की गर्दन के पीछे वाले हिस्से यानी उनके नेप को छुआ था। रॉन को लगता है कि इतनी बेकार एबिलिटी के लिए ये एक्टिवेशन कंडीशन हद से ज्यादा अजीब है। इस सब को एक तरफ रखकर रॉन अपने सामने खड़ी सबसे बड़ी समस्या पर ध्यान देने का फैसला करता है, और वह है पहली राजकुमारी। नॉवेल में उसके कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन के अनुसार मेंटल पहले से ही एक बेहद डरावनी शख्सियत के रूप में दिखाई गई थी, लेकिन रॉन ने कभी नहीं सोचा था कि उसके चेहरे का भाव किताब में लिखे गए वर्णन से भी कहीं ज्यादा भयावह होगा। कल जब वह उसके कमरे में जबरदस्ती घुस आई थी, तब एना ने झूठ बोल दिया था कि गिलहरियां रॉन के पालतू जानवर हैं, जिससे रॉन को खिड़की से भागने का मौका मिल गया। उसके बाद वह वापस अपने इंसानी रूप में लौटा और उससे मिलने कमरे में आया। रॉन को लगा था कि बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन जंगली जानवरों को छिपाकर रखने के लिए उसे डांटने के बाद मिनिल ने सख्त लहजे में उसे अगले दिन अपने निवास पर आने का आदेश दिया और कहा कि उसे उससे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। रॉन लगातार यही सोचता रहता है कि मिनिल आखिर उसे किस बारे में बात करना चाहती है। उसे डर है कि कहीं उसने उसकी असली पहचान तो नहीं जान ली, लेकिन वह तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है और तय करता है कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वह उसके निमंत्रण को ठुकरा भी नहीं सकता। कुछ ही देर बाद रॉन मिनेल के निवास पर पहुंचता है, जहां एक नाइट उसे उसके निजी कक्ष तक ले जाता है। उसके कक्ष के विशाल और भव्य दरवाजे देखकर रॉन हैरान रह जाता है, क्योंकि वे नॉवल में बताए गए वर्णन से भी अधिक शानदार थे। कमरे में प्रवेश करते ही मिनेल बड़े शांत स्वर में उसका स्वागत करती है और उसे बैठकर आराम करने के लिए एक सीट देती है। रॉन बैठने से इनकार कर देता है क्योंकि वह सीधे मुद्दे पर आना चाहता है, लेकिन मिनेल दोबारा वही बात दोहराते हुए दृढ़ स्वर में उसे बैठने का आदेश देती है। उसके अचानक बदले हुए लहजे से घबराकर रॉन अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और उसके पास बैठ जाता है। मिनेल हल्के से हेंस देती है और कहती है कि उसका ऐसा व्यवहार कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वह हमेशा से ही अधीर स्वभाव का रहा है। तभी वह अचानक फिर अपना लहजा बदल देती है और पूछती है कि वह आखिर कब से इतना बदल गया कि अकेले इंपीरियल फॉरेस्ट में जाने की हिम्मत करने लगा। ये सुनकर रॉन बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि मेंटल की यही क्षमता वह वजह थी जिसके कारण वह शुरू से ही उससे बचने की कोशिश कर रहा था। आमतौर पर मनीष ऐसी शक्तियों के रूप में प्रकट होती है जो प्रकृति से जुड़ी होती हैं, जैसे एम्परर के पास फायर मैनी से है जबकि राजिया के पास वाटर मैनी से है। लेकिन मेंटल की शक्ति बाकी सभी से पूरी तरह अलग है और एक मायने में वह बाकी सभी क्षमताओं से ऊपर मानी जाती है, क्योंकि उसका मनीष ह्यूमन है। इसका सीधा अर्थ यह है कि उसके पास लोगों के मन को पढ़ने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता है, जिसे दुनिया की सबसे डरावनी शक्तियों में गिना जाता है। मेंटल इस शक्ति का इस्तेमाल रॉन पर करने की कोशिश करती है और उसे सच सच सब कुछ बता देने के लिए कहती है, क्योंकि अगर बाद में उसे पता चला कि वह झूठ बोल रहा था तो वह इसे अपना अपमान मानेगी। रॉन खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और खुद को याद दिलाता है कि मेंटल की शक्ति उस पर काम नहीं करती, और शायद वह खुद भी यह बात जानती है। इसलिए यह पूरा नाटक केवल उसे डराकर सच उगलवाने की कोशिश है, क्योंकि वह सोचती है कि रॉन को यह सच्चाई नहीं पता कि उसकी शक्ति उस पर असर नहीं करती। इसके अलावा रॉन यह भी जानता है कि दो ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें मेंटल की शक्ति सक्रिय नहीं होती। पहली शर्त यह है कि सामने वाला व्यक्ति उसका रक्त संबंधी होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि लक्ष्य सच में मेंटल से प्रेम करता हो। रॉन पहली शर्त पहले ही पूरी कर चुका है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उसके मन में उसके लिए किसी भी तरह की भावनात्मक लगाव नहीं है, इसलिए शुरुआती रुकावट के बिना भी उसकी शक्ति उस पर काम नहीं कर सकती। एक सच्चे साइकोपैथ की तरह मेनिल शांत स्वर में रॉन से अपने सवाल का जवाब देने के लिए कहती रहती है, लेकिन रॉन तो इसी सोच में उलझा हुआ है कि उसकी शक्ति आखिर उस पर काम क्यों नहीं करती। जब मेंटल को समझ आ जाता है कि रॉन जवाब देने वाला नहीं है, तो वह दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करती है और दरवाजे के बाहर मौजूद इंपीरियल नाइट्स को अंदर आने का आदेश देती है। 2 नाइट कमरे में आते हैं और वह उन्हें आदेश देती है कि रॉन से किसी भी तरह सच उगलवाए, क्योंकि वह अपनी मर्जी से बोलने को तैयार नहीं है।
वह कहती है कि वे उसका मुंह चीर दें, लेकिन नाइट डरते हुए उसे याद दिलाते हैं कि वह उनसे 7वें राजकुमार को नुकसान पहुंचाने का आदेश दे रही है। वे बताते हैं कि उनके जैसे सेवकों में शाही परिवार के किसी सदस्य को छूने तक की हिम्मत नहीं हो सकती। दोनों नाइट घुटनों के बल बैठ जाते हैं और मेनिल से कहते हैं कि वे ऐसा आदेश नहीं मान सकते। साथ ही उससे अपना फैसला बदलने की विनती करते हैं, लेकिन मेनिल तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल उन दोनों पर करती है ताकि वे उसकी आज्ञा माने। कुछ ही पलों में दोनों अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। वे अपनी तलवार रॉन की ओर तान देते हैं और मेनिल उसे बहुत सोच समझकर शब्द चुनने की चेतावनी देती है। तभी अचानक रॉन कहता है कि उसकी मां मर चुकी है और यह सुनकर मेंटल स्तब्ध रह जाती है। वह उससे पूछती है कि वह आखिर क्या कह रहा है और उसने ऐसा क्यों सोचा। वह जानना चाहती है कि क्या रॉन का अपनी मां से कोई संपर्क हुआ था, लेकिन रॉन जवाब देता है कि बात वैसी नहीं है जैसा वह सोच रही है। रैन बताता है कि उसकी मां के जाने से पहले उसने उसे एक चीज दी थी और वह बीच में नीले जीमस्टोन वाला एक खूबसूरत नेकलेस था। उसने उससे कहा था कि जब तक उसकी नीली रोशनी फीकी नहीं पड़ेगी तब तक वे दोनों फिर से मिल पाएंगे, लेकिन कुछ समय पहले उसकी नीली रोशनी फीकी पड़ने लगी और देखते ही देखते जीमस्टोन काला होकर टूट गया। रैन कहता है कि कुछ पल की घबराहट के बाद उसके मन में यह ख्याल आया कि जिस मां को उसने पूरी जिंदगी याद किया था, आखिरकार उसे पूर्व में अपने वतन में शांति मिल गई होगी। असल में उसने अभी जो कुछ भी कहा वह सब झूठ था, क्योंकि एम्परर से बच्चे पैदा करने वाली कई महिलाओं में से रॉन की मां ही इकलौती थी जो इंपीरियल फैमिली से भाग निकलने में सफल हुई थी। हालांकि वह क्यों भागी थी इसका कभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन माना जाता है कि वह पूर्व में अपने गृहनगर लौट गई थी। यह अफवाह भी थी कि उसने काले बालों वाले प्रिंस को जन्म दिया था, इसलिए वह भाग गई। इन सभी बातों के बावजूद वह पूरे नॉवेल के अंत तक कभी दिखाई नहीं दी। यह सुनकर मेंटेल हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि रैन अपनी मां से नफरत करता है। रैन जवाब देता है कि जब वह छोटा था तब वह अपनी मां से नफरत करता था, क्योंकि वह उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह हर समय पूर्व के आसमान की ओर क्यों देखता रहता था और हर रात उसकी दी हुई नेकलेस क्यों निकालता था, क्योंकि वह उसे याद करता था। इसके बाद रैन अपनी शर्ट के अंदर से वही नेकलेस निकालता है। मेनेल उससे पूछती है कि क्या इससे उसके बाकी रिश्तेदारों के बारे में उसकी सोच बदल गई है। रैन शांत स्वर में कहता है कि पूरी बात उसे अजीब लगती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि पूरी जिंदगी की नफरत एक ही पल में तड़प और याद में बदल सकती है। ये कहते हुए वह नेकलेस मेज पर रख देता है और कहता है कि शायद परिवार का मतलब यही होता है। मेनेल कुछ पल तक उसकी सारी बातें समझने की कोशिश करती है, फिर नाइट्स को अपनी तलवारें म्यान में रखने का आदेश देती है। वह उन्हें कमरे के बाहर जाने के लिए कहती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कमरे में जो कुछ भी हुआ था उसे उनकी यादों से मिटा देती है। रैन वहीं खड़ा सोचता रहता है कि क्या उसका झूठ सच में काम कर गया। तभी मेनेल उसके पास आकर उसे सांत्वना देती है। उसी पल उसे यकीन हो जाता है कि उसका झूठ सफल हो गया। मेनेल उसे भरोसा दिलाती है कि उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे वह कितना भी असफल क्यों ना हो, वह फिर भी उसका छोटा भाई है। रैन वहीं खड़ा सोचता है कि मेंटिल सच में ऐसा कह रही है या उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन वह समझता है कि जब लोगों को नियंत्रित करने वाली उसकी शक्ति अचानक उस पर असर करना बंद कर देगी तो उसे शक होना ही था। इसके अलावा रैन कभी भी शुरू से मेनेल की तरफ नहीं था, फिर भी वह सिर्फ इस बात से खुश था कि उसका झूठ काम कर गया और वह एक और दिन जिंदा बच गया। असल में वह नेकलेस बस एक सस्ता एक्सेसरी था जो उसे यूं ही पड़ा हुआ मिला था। अचानक उसे याद आता है कि आखिर एग्नी का क्या हुआ होगा। ओरिजिनल स्टोरी में वह घाटी में गिर गया था और उसने अपने दोनों पैर खो दिए थे। इस बार रैन सोचता है कि शायद उसकी मुलाकात प्रोटैगनिस्ट से हो गई होगी, क्योंकि उसे ऐसी कोई स्थिति समझ नहीं आती जिसमें एग्नी मर गया हो। दूसरी ओर एक गुफा की गहराई में एग्नी आखिरकार होश में आता है। वह अपनी तय की गई एग्जीक्यूशन के दौरान बेहोश हो गया था। होश में आते ही वह तेजी से अपने आसपास नजर दौड़ाता है और सोचता है कि क्या यह टेरारम है, यानी वह वादा किया गया स्वर्ग। तभी अंधेरे में चुपचाप बैठा रटल बोल उठता है। उसकी आवाज सुनते ही एग्नी बुरी तरह चौंक जाता है और घबराकर पूछता है कि वह कौन है और क्या वे अभी भी जीवित लोगों की दुनिया में हैं। रटल बताता है कि उसे लगा था एग्नी मर चुका है, क्योंकि वह बहुत लंबे समय तक बेहोश पड़ा रहा। फिर वह अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि अब पूछताछ शुरू होने वाली है। तलवार उसकी ओर तान कर वह पूछता है कि क्या वह एम्पायर ऑफ अबेरॉन के प्रति वफादार है। इस अचानक पूछे गए सवाल से एग्नी उलझ जाता है और समझ नहीं पाता कि रटेल का इरादा क्या है। रटेल साफ कह देता है कि उसके जवाब पर ही यह तय होगा कि वह जिएगा या मरेगा। एग्नी हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका एक पैर टूट चुका है और रटल के खड़े होने के अंदाज से ही वह समझ जाता है कि वह एक माहिर योद्धा है।
इसलिए उसके खिलाफ उसका कोई मौका नहीं है। एग्नी शांतिपूर्ण तरीका अपनाने की कोशिश करता है। वह रटेल से तलवार नीचे रखने को कहता है और पूछता है कि आखिर वह उससे चाहता क्या है। तब रटेल बताता है कि कुछ दिन पहले उसने आसमान में उड़ता हुआ पानी का एक स्फीयर देखा था। उसने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे खो बैठा। रटेल कहता है कि जितना वह देख पाया उस स्फीयर के अंदर कोई था, लेकिन क्योंकि वह स्फीयर अविश्वसनीय रफ्तार से जमीन पर आकर जोरदार तरीके से टकराया था, इसलिए उसे पूरा यकीन है कि उसके अंदर जो भी था वह पूरी तरह चिथड़े चिथड़े हो चुका होगा। रटेल से अनजान उस स्फीयर के अंदर मौजूद व्यक्ति असल में एग्नी ही था, और खुद एग्नी को भी नहीं पता था कि वह जिंदा कैसे बच गया। वह सोचता है कि शायद स्टोन बैग की वजह से उसकी जान बच गई। वह यह भी देखता है कि बैग अब उसके पास नहीं है, जिसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन के दौरान वह कहीं गिर गया होगा। रटेल अपनी तलवार एग्नी के सिर के पास दीवार में घोंपकर अपनी झुंझलाहट दिखाता है। फिर वह उसके पास जाकर अपने गॉड अम्मा के नाम पर पूछता है कि क्या वह एरन एम्पायर के प्रति वफादार है। ये सुनते ही एगोनी तुरंत समझ जाता है कि उसका सामना एक हेरेटिक से हुआ है। इससे वह गहरी सोच में डूब जाता है और उसे याद आता है कि उसने अपने बेटे से एम्पायर की तलवार बनने और एम्पायर के लिए खतरा बने हेरेटिक्स का सफाया करने को कहा था। लेकिन मौत सामने देखकर एगोनी जानता है कि वह गलत जवाब नहीं दे सकता। इसलिए वह रटेल से कहता है कि उसे अबरन एम्पायर के प्रति किसी भी वफादारी के बारे में कुछ नहीं पता। वह दावा करता है कि वह तो बस एक बूढ़ा और याददाश्त खो चुका आदमी है जो लापरवाही से घूमते हुए अपना संतुलन खो बैठा था। इसके बाद राटल उसके पैर का इलाज करता है, लेकिन चलते समय उसकी हरकतों को सीमित रखने के लिए उसकी टखने में रस्सी भी बांध देता है। एग्नी उससे रस्सी खोल देने की विनती करता है, क्योंकि उसे यह भी नहीं पता कि वे कहाँ हैं, इसलिए वह भाग भी नहीं सकता। वह कहता है कि अगर वह तेजी से चल नहीं पाएगा तो सिर्फ बोझ बनेगा, लेकिन रटेल उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है। एगनी आगे कहता है कि वह पहले ही बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसीलिए अगर वह गिर गया तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं और शायद वह दोबारा उठ भी न सके। वह समझाता है कि ऐसी स्थिति में उसे घसीटना रटेल के लिए और भी मुश्किल होगा, लेकिन रटेल उसकी बातों को अनदेखा कर देता है और जानबूझकर रस्सी को और जोर से खींचता है ताकि उसे दर्द हो। इससे एगोनी समझ जाता है कि रटेल उसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, इसलिए वह अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है। फिर भी वह हैरान होता है कि इंपीरियल फॉरेस्ट के इतना पास इतनी विशाल और जटिल गुफा मौजूद है। उसे यह भी याद आता है कि रटेल ने पहले अम्मा का नाम लिया था। अम्मा का दरअसल हेरेटिक्स का एक समूह है जिसके बारे में माना जाता था कि 50 साल से भी पहले उनका पूरी तरह सफाया हो चुका है। इससे उसके मन में सवाल उठता है कि क्या वे इतने वर्षों से इसी गुफा में छिपे हुए थे। एगनी बेहोश होने से पहले की बात याद करने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि उसे फॉरेस्ट की सेंट्रल टावर से पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उछाल दिया गया था। उसे पूरा विश्वास है कि जैसे ही वह यहाँ से भाग निकलेगा वह इस गुफा की सही जगह पहचान लेगा, लेकिन फिलहाल वह गुफा के अंदरूनी हिस्से को अच्छी तरह समझने पर ध्यान देता है। उसका इरादा बाद में मदद लेकर वापस आने का होता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अब उस पर गद्दार होने का ठप्पा लग चुका है। यह सोचकर वह खुद पर ही नाराज हो जाता है कि वह अभी भी खुद को इंपीरियल नाइट कमांडर समझ रहा था। तभी रटल उससे उसका नाम पूछता है और वह ईमानदारी से जवाब देता है कि उसका नाम एगनी फीटस है। इसके बाद रटल बताता है कि जब उसने उसे पाया था तो वह सच में हैरान रह गया था, क्योंकि यह गुफा डिवाइन ब्लेसिंग से सुरक्षित है, इसलिए यह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी अपनी मर्जी से प्रवेश कर सके, खासकर एरन एम्पायर का कोई व्यक्ति। कुछ देर बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो बंद रास्ता लगती है। रटल अपनी तलवार दीवार में घोंप देता है और अचानक वहां से तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलती है, जिससे एगनी और भी उलझ जाता है। जब रोशनी गायब होती है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उनके सामने एक रास्ता खुल चुका होता है जो एक टेम्पल की ओर जाता है। इसके बाद राटेल उससे कहता है कि उसके वहां पहुंचने के सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वह अबरिन एम्पायर का भेजा हुआ आदमी है जो हेरेटिक्स का सफाया करने आया है, या फिर उनके गॉड अम्मा के बुलावे पर वहां पहुंचा है। इसके बावजूद रटेल उसका अमाका के क्षेत्र में स्वागत करता है। दूसरी ओर राजधानी में रॉन अभी भी रासिया से उन पत्थरों में अपनी माना भरवा रहा था जो उसने उसे दिए थे। उसी समय रान को उम्मीद थी कि अब प्रोटैगोनिस्ट जल्द ही अपनी चाल चलेगा, क्योंकि उसने टाइमलाइन को तेज करने का तरीका ढूंढ लिया था। रैन आराम से सोफे पर लेटा हुआ था, जबकि राया लगातार तनाव में था और रैन सिर्फ प्रोटैगोनिस्ट से कोई खबर मिलने का इंतजार कर रहा था। तभी राजिया गुस्से में मेज पर हाथ पटकते हुए उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि वह सिर्फ मुट्ठी भर पत्थर ही क्यों लाया, जबकि उसे तो बहुत बड़ी मात्रा में पत्थर लाने चाहिए थे ताकि वह उनका इस्तेमाल करके जल्दी ठीक हो सके।
रैन आराम से उसकी तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसने अभी उस पर चिल्लाया था। यह सुनते ही राजा तुरंत माफी मांग लेता है और कहता है कि वह सिर्फ इसलिए परेशान हो गया था क्योंकि उसे नहीं पता कि पूरी तरह ठीक होने के लिए उसे यह इलाज और कितने समय तक जारी रखना पड़ेगा। रैन उससे कहता है कि वह उसे पहले ही बता चुका है कि इलाज को जल्दी खत्म करने की कोशिश सिर्फ उसके शरीर को बर्बाद करेगी, इसलिए उसे धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे इलाज करवाना होगा। रिया फिर से अपना आपा खो देता है और रैन पर चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या इसे जल्दी खत्म करने का कोई और तरीका नहीं है। इसके बाद रिया स्मोकिंग पॉट की बात करता है तो रैन उससे पूछता है कि उसका इससे क्या संबंध है। रिया उसे याद दिलाता है कि जिस दिन वह पहली बार उसके कमरे में घुसा था उसी दिन रैन ने कहा था कि यह उसके लिए नुकसानदायक है और उसे इसे छोड़ देना चाहिए। रॉन को यह बात याद आ जाती है और वह घबराहट भरी हंसी के साथ कहता है कि उसके लिए इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा क्योंकि यह उसकी सेहत के लिए खराब है। यह सुनकर रिया गुस्से में मुड़ता है और अपने ड्रिंक्स की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि सिर्फ स्मोकिंग ही नहीं बल्कि ड्रिंकिंग भी उसके शरीर के लिए नुकसानदायक है। असल में खाना भी उसके लिए जहर जैसा है और यही बात हर उस चीज पर लागू होती है जिसे वह अपने शरीर में लेता है। इसी वजह से उसकी किस्मत में यही लिखा है कि वह मरने के दिन तक इस इलाज पर निर्भर रहेगा। इसका एकमात्र समाधान यही है कि उसके शरीर में लगाया गया सीड निकाल दिया जाए। इसके बाद रैन कहता है कि आज का इलाज यहीं खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वे शाम के रिचुअल के लिए देर नहीं कर सकते। उस शाम होने वाले रिचुअल के दौरान सभी प्रिंस और प्रिंसेस यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि रिया की माना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि उसके पास अब भी सभी से ज्यादा माना है, इसलिए रिचुअल सामान्य से पहले ही समाप्त हो जाता है। जब सब लोग वहां से जाने लगते हैं तब रैन वहीं रुकने का फैसला करता है क्योंकि वह अपनी तरफ किसी का ध्यान नहीं खींचना चाहता। वह चुपचाप खड़ा होता है, तभी उसका पुराना दुश्मन फिर उसे परेशान करने आ जाता है। वह उसका सिर पकड़कर पूछता है कि रिचुअल खत्म होने के बाद भी वह अभी तक वहां क्यों खड़ा है। फिर वह उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह अपनी उस माँ के बारे में सोच रहा है जो उसके बचपन में उसे छोड़कर भाग गई थी। उसी पल रॉन समझ जाता है कि अगर उसे चैन से रहना है तो उसे साइलोस के बारे में कुछ करना ही होगा ताकि वह बार बार उसे परेशान करना बंद करे। तभी मेंटेल वहां आ जाती है और रॉन से पूछती है कि रिचुअल के दौरान वह इतना उदास क्यों दिखाई दे रहा था। फर्स्ट प्रिंसेस को देखते ही एसओएस कांपने लगता है, लेकिन रॉन शांतिपूर्वक उसे अभिवादन करता है। साइलोस को पहले लगता है कि प्रिंसेस उससे बात कर रही है, लेकिन जब वह रॉन की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो रॉन जवाब देता है कि वह बिल्कुल ठीक है, बस रिचुअल उसे बहुत उबाऊ लगता है। मैनेल राहत की सांस लेती है कि बात इससे ज्यादा गंभीर नहीं है। वह रैन से कहती है कि चाहे रिचुअल कितना भी उबाऊ क्यों न लगे, फिर भी यह बहुत महत्वपूर्ण रिचुअल है, इसलिए उसे कम से कम यह जाहिर नहीं होने देना चाहिए कि वह इससे ऊब चुका है। ये कहने के बाद प्रिंसेस वहां से चली जाती है, लेकिन एसोस अपना आपा खो देता है और रॉन पर चिल्लाते हुए पूछता है कि प्रिंसेस उसके जैसे इंसान की चिंता क्यों कर रही थी। वह उससे जवाब मांगता है कि आखिर चल क्या रहा है। रैन समझ जाता है कि वह पहले से भी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। तभी अचानक रिया भी वहां पहुंच जाता है और पीछे से सैलोस को पकड़कर पूछता है कि क्या कोई समस्या है और वह रैन को क्यों परेशान कर रहा है। रैन तुरंत बीच में आकर रासिया से कहता है कि कोई बात नहीं है, वह तो बस एसओएस के साथ थोड़ी बातचीत कर रहा था। इसके बाद रैन फर्स्ट प्रिंस के पास से निकलकर चला जाता है, जिससे सेलियोस और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर सेकंड प्रिंस डीटो फर्स्ट प्रिंस को वहां से ले जाता है। रास्ते में डीटो उससे कहता है कि टैलिन शायद कोई योजना बना रहा है, लेकिन रोसिया जवाब देता है कि उसे फीटस फैमिली में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 साल बचा है और उसके बाद वह उनकी जमीन का वारिस बन जाएगा। यह सुनकर डीटो उसे चौंकाते हुए कहता है कि 1 साल इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास एक अच्छा विचार है। दूसरी तरफ सालोस अब भी रॉन पर गुस्सा उतार रहा था। वह उससे पूछता है कि आखिर वह है क्या और रॉन आराम से अपना नाम बता देता है, लेकिन सैलोस जानना चाहता है कि मेंटल और राजिया उसके जैसे आदमी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। एसोस अपने हाथ में एक छोटी सी आग की लौ पैदा करता है और धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसे जलाकर राख कर देगा। रैन बिल्कुल शांत स्वर में उससे पूछता है कि क्या वह खुद को मुसीबत में नहीं डाल रहा, क्योंकि वह ऐसी मना से उसे डराने की कोशिश कर रहा है जो मुश्किल से एक ऑयल लैंप तक जला सकती है। फिर रैन उससे पूछता है कि अगर बाकी लोगों को उसकी इस दयनीय माना के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। यह सुनते ही एसओएस वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि किसी को उसका यह राज पता होगा। वह कांपने लगता है। तब रॉन उससे कहता है कि अगर वह चाहता है कि वह यह बात किसी को न बताए तो उसे अपना घटिया रवैया बदलना होगा और उसे उसके बड़े भाई की तरह सम्मान से संबोधित करना सीखना होगा। उसी समय फीटस फैमिली की एस्टेट में टैलिन के आदेश को अमल में लाया जाता है और दोषी लोगों की जुबानें काट दी जाती हैं। टैलिन ने यह भी आदेश दिया कि एगनी से जुड़ी हर चीज जला दी जाए।
उसने यह भी कहा कि उसके लिए कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा और न ही ऐसी कोई चीज छोड़ी जाएगी जिससे लोग उसे याद कर सकें। टालिन ने पूरे घराने को बता दिया कि जो भी इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। कुछ समय बाद फीटस नाइट्स के कमांडर जैक उससे मिलने आए। उन्होंने बताया कि उसके आदेश के अनुसार सेकंड नाइट ऑर्डर के भीतर झूठी अफवाहें फैलाने वालों को पकड़ लिया गया है और उनकी कलाई काटकर उन्हें ऑर्डर से निकाल दिया गया है। सजा पूरी होने की रिपोर्ट देते समय जैक जम्हाई लेता है तो टोलिन उससे पूछता है कि क्या वह थक गया है। जैक माफी मांगते हुए बताता है कि इस समय उनके पास लोगों की भारी कमी है, इसलिए वह पूरी रात लगातार काम कर रहा है। टोलिन उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसने अच्छा काम किया है, जिसके बाद जैक उसे भगोड़ों की वह सूची सौंप देता है जो उसने मंगवाई थी। जैक बताता है कि भागने वालों को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी की जा रही है, लेकिन उनके लगभग आधे लोग पहले ही भाग चुके हैं। टोलिन सूची देखकर समझ जाता है कि वे परिवार भी उनसे संबंध तोड़ चुके हैं जो कभी इस घराने की सेवा किया करते थे। यह देखकर टालिन समझ जाता है कि अगर कर्मचारियों का अनुशासन भी टूट गया तो फीटस परिवार का अंत निश्चित है। जैक अपनी चिंता जताते हुए कहता है कि ड्यूक एग्नी के अस्तित्व के हर निशान को मिटा देना कुछ ज्यादा ही कठोर फैसला लगता है और इससे केवल वे लोग भड़केंगे जो अब भी ड्यूक के प्रति वफादार हैं। टालिन डरावनी आवाज में उससे पूछता है कि क्या उसे अब भी लगता है कि एग्नी इस घराने का मुखिया है। जैक घबरा जाता है और तुरंत माफी मांगते हुए कहता है कि उसका ऐसा मतलब नहीं था, बल्कि उसे सिर्फ यह मानने में कठिनाई हो रही है कि एग्नी जैसा सम्मानित व्यक्ति इतना अपमानजनक अंत पा सकता है। वह अब भी समझ नहीं पाता कि एग्नी जैसा वफादार इंसान ऐसा कैसे कर सकता था। टालिन को ध्यान से देखते हुए जैक महसूस करता है कि वह अब पूरी तरह बदल चुका है और सोचने लगता है कि शायद ड्यूक द्वारा मिले विश्वासघात की वजह से ऐसा हुआ है। सामने रखे दस्तावेजों को देखने के बाद जैक वहां से जाने का सुझाव देता है। कुछ ही देर बाद पूरे क्षेत्र के सभी लोगों को इकट्ठा किए जाने पर टालिन मंच पर चढ़ता है। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक होता है कि वह क्या कहने वाला है, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि जिन लोगों ने वफादारी नहीं दिखाई उनकी जुबान तक काट दी गई। कुछ सैनिक तो भाग जाने के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन पकड़े जाने पर मिलने वाली सजा के डर से ऐसा नहीं कर पा रहे थे। टालिन अपना भाषण शुरू करते हुए कहता है कि यह घराना अपनी स्थापना के समय से ही सिएरा द ग्रेट की सेवा करता आया है। वह बताता है कि 1000 वर्षों से भी अधिक समय तक इस घराने को इंपीरियल फैमिली के सबसे निकट संरक्षक के रूप में खड़े रहने का सम्मान मिला है, लेकिन अब हालात पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुके हैं और उसे पूरा विश्वास है कि वहां मौजूद हर व्यक्ति जानता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंपीरियल फैमिली के गद्दार एग्नी की वजह से यह सब हुआ। ये सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि टालिन बिना जरा भी हिचकिचाए इतनी सहजता से यह बात कह देता है। वह आगे कहता है, एग्नी ने एम्पायर से विश्वासघात किया और इंपीरियल फैमिली द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया। वह बताता है कि इस एक घटना ने उन सभी चीजों को हिला दिया है जिन्हें इस घराने ने पिछले 1000 वर्षों में बनाया था। फिर वह कहता है कि उनमें से बहुत से लोग इस घराने की वफादारी पर संदेह कर रहे हैं, इसलिए वह सबको केवल एक मौका देने की घोषणा करता है। जो भी इस घराने को छोड़ना चाहता है वह उसी दिन जा सकता है, चाहे उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी हो। लेकिन वह यह भी साफ कर देता है कि इस घराने में अब भी ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो इसकी 1000 साल पुरानी शपथ को निभाएगा। वह कहता है कि जब तक फ्लिन बड़ा होकर ड्यूक का पद नहीं संभाल लेता, तब तक एम्पायर और इंपीरियल फैमिली के प्रति इस घराने की वफादारी छोड़ देगा, उसे बिना किसी दया के कठोर दंड दिया जाएगा। टालिन की बातें और उसके चेहरे पर दिखाई देने वाला अटल संकल्प वहां मौजूद हर व्यक्ति को झकझोर देता है। जैक समझता है कि उसकी बातें कठोर लग सकती हैं, लेकिन वह जानता है कि टालिन सही है, क्योंकि इस घराने का अब भी एक उत्तराधिकारी मौजूद है और उनके पास एम्परर के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के अनगिनत अवसर अब भी बाकी हैं। टालिन के तरीके बेहद आवश्यक हैं, क्योंकि जितनी जल्दी वह इस घराने को फिर से मजबूत बनाएगा, उतनी ही जल्दी यह घराना अपनी पुरानी स्थिति वापस हासिल कर सकेगा। फिर भी जैक यह सोचकर मुस्कुरा देता है कि उसे उन दिनों की याद आएगी जब नौकर उसे छेड़ते थे और टालिन घबरा जाया करता था। भाषण के बाद टालिन अपने सहायक पेल से पूछता है कि क्या मंदिर ने उनकी विनती स्वीकार कर ली है, लेकिन पेल बताता है कि मंदिर पहले ही कह चुका है कि अब वह हाउस ऑफ फीटस से किसी को भी स्वीकार नहीं करेगा। टोलिन इस बात से हैरान नहीं होता। वह अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालकर एक सीलबंद पत्र निकालता है। वह पेल से कहता है कि अगली विनती के साथ इस पत्र को भी भेज दे और जोड़ता है कि इसे पढ़ने के बाद उन्हें इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। मन ही मन टोलिन अब भी नहीं समझ पाता कि एग्नी ने इंपीरियल फैमिली के खिलाफ विद्रोह क्यों किया, जबकि वह जानता था
कि इसका परिणाम केवल मृत्यु हो सकता है। वह सोचता है कि क्या मंदिर के आसपास रहने वाले ड्रिफ्टर्स सचमुच एग्नी के लिए पूरी दुनिया के समान थे। भले ही उसे पूरी सच्चाई पता न हो, लेकिन टालिन यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि एग्नी की मृत्यु व्यर्थ न जाए। वह प्रार्थना करता है कि एग्नी उस भूमि पर नजर रखे जो उसने उसके हवाले की थी, जबकि वह उसे फिर से समृद्ध बनाने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद आखिरकार टोलिन को मंदिर से बुलावा मिल जाता है। मंदिर पहुंचते ही वह उसकी भव्यता देखकर दंग रह जाता है। टालिन मंदिर के भीतर इस इरादे से प्रवेश करता है कि रशिया जो भी करने की योजना बना रहा है उसे रोक देगा। इसी दौरान राजिया और देदो ने टालिन का दिया हुआ भाषण देखा, लेकिन उससे प्रभावित होने के बजाय राजिया की दिलचस्पी केवल पूरे परिवार का सफाया करने में थी। दूसरी ओर रैन इंपीरियल फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि अब वह लोमड़ियों और चूहों जैसे छोटे जानवरों का काम पूरा कर चुका था और अपनी सूची में बड़े जानवर जोड़ना चाहता था। हैरानी की बात यह थी कि गिलहरी उसका पीछा करते हुए जंगल तक आ गई, जबकि उसने कई बार उस जिद्दी जानवर से पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी। फिर भी वह गिलहरी को पकड़कर अपने बैग के अंदर रख देता है ताकि खतरा आने पर उसकी बेहतर तरीके से रक्षा कर सके। गिलहरी की जिद देखकर रैन सोचने लगता है कि कहीं यह भी उसकी तरह इस नॉवल में ट्रांसमाइग्रेट होकर तो नहीं आई। थोड़ी ही देर बाद रैन उस मॉन्स्टर को ढूंढ लेता है जिसका वह पीछा कर रहा था और तुरंत रुक जाता है। घनी झाड़ियों के भीतर से एक विशाल भेड़िया बाहर निकलता है। रैन दोस्ताना अंदाज में उससे कहता है कि वह बस उसकी गर्दन के पीछे वाला हिस्सा छूकर चला जाएगा, लेकिन वह भेड़िया बेहद डरावना दिखाई देता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि रैन के लिए उसे आसानी से निपटना संभव होगा।